नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 381 शंकाएं। ये यून को 10 से अधिक त्रुटिरहित रूनिक मुहरें बनाते देख सूजी के बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अविश्वास भरे लहजे में कहा, सूजी, क्या आपके इस शिष्य ने सचमुच कुछ ही महीनों में निर्जन स्वर तकनीक सीख ली? अगर किसी नवसिखिए ने डेसोलेट हेवन तकनीक के प्रशिक्षु ने, जिसके पास कुछ बुनियादी ज्ञान हो, यह उपलब्धि हासिल कर ली होती तो वह इसे मुश्किल से ही स्वीकार कर पाता। एक नौसिखिए से यह उपलब्धि हासिल करना बहुत बड़ी बात थी। सूजी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद ये यून ने 20 से अधिक जादुई मुहरें बना ली थीं। रहस्यमयी क्रिस्टल हाथ में लगभग 100 जादुई मुहरें थीं। इसका मतलब था कि यून ने इसका 20% से अधिक काम पूरा कर लिया था, और वह भी पूरी तरह से। मुझे यह मत बताओ कि वह सचमुच इसे 40% तक पूरा कर लेगा। सूजी ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, और उसके बाद मानो उसकी अटकल की पुष्टि करते हुए ये यून के हाथों से एक के बाद एक जादुई मुहरें बारिश की तरह बरसने लगी। 38, 39, 40। हालांकि वह 40 मुहरों तक पहुंच चुका था, ये यून रुका नहीं। दरअसल मिस्टिक क्रिस्टल हैंड से सभी सौरनिक मुहरें भेजने की आवश्यकता नहीं थी। केवल 60-70 मुहरें ही एक वीरान अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थीं। अब तक ये यून लगभग 50 रूनिक मुहरों को संघनित कर चुका था। अवशेष बनाने के लिए लगभग 1 दर्जन और रूनिक मुहरें ही काफी होंगी। इस समय सन उपनाम वाले व्यक्ति और उसके शिष्य के अलावा कुछ अन्य निर्जन स्वर तकनीक के प्रशिक्षु भी शोरगुल से आकर्षित होकर वहां जमा हो गए थे। वे सब देखने के लिए चारों ओर इकट्ठा हो गए। सूजी और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाव भाव ही उन्हें ये सोचने पर मजबूर करने के लिए काफी थे कि आखिर चल क्या रहा है। और स्वाभाविक रूप से सन उपनाम वाले व्यक्ति की शिष्या ने ही स्थिति को स्पष्ट किया। जब उसने स्थिति का वर्णन समाप्त किया तो उनमें से किसी को भी इस पर विश्वास करना असंभव लगा। धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग आसपास जमा होने लगे। ये यून ने पहले ही 55 रहस्यमयी क्रिस्टल हस्त मुद्राएं पूरी कर ली थीं। हालांकि इस समय चूंकि यून का मिस्टिक क्रिस्टल हैंड से यह पहला संपर्क था, इसलिए सूजी द्वारा पहले भेजे गए ऊर्जा चिन्हों को स्पष्ट रूप से देखने के बावजूद वह उन्हें पूरी तरह से दोहराने में असमर्थ था। जब 56वां रूनिक चिन्ह भेजा गया तो उसमें खामियां और कमियां दिखाई देने लगी। ये यून का दिमाग उथल पुथल से भर गया। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि में उसने तुरंत देखा कि इन कुछ रूनिक मुहरों में मौजूद रूनिक ऊर्जा रेखाएं अन्य रूनिक मुहरों की तुलना में उतनी सामंजस्यपूर्ण नहीं थी। कोई गलती हुई है, ये यून ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। चूंकि यह पहली बार था जब वह मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सीख रहा था, इसलिए वह तुरंत अपनी गलती का पता नहीं लगा सका। धीरे धीरे ये यून की चाल धीमी हो गई। चूंकि उसने गलती कर दी थी, इसलिए आगे प्रयास करते रहना व्यर्थ था। भले ही ये यून ने और अधिक जादुई मुहरें भेजी और अंततः एक निर्जन अस्थि अवशेष का निर्माण कर लिया, फिर भी उसने गलती की थी। ऐसे निर्जन अस्थि अवशेष की गुणवत्ता में काफी गिरावट आएगी। यहाँ तक कि अवशेष के प्रभाव भी समस्याग्रस्त होंगे। कई निर्जन स्वर के गुरुओं के शिष्य गलती होने पर भी अपना काम जारी रखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोषपूर्ण रूनिक मुहरों वाले किसी अवशेष को पूरा करना भी आसान नहीं था। फिर भी यह उनकी क्षमता का प्रमाण होता था। हालांकि ये यून ऐसा नहीं चाहता था। वह एक सटीक और परिपूर्ण रूनिक मुहर बनाना चाहता था। इतना कहकर ये यून ने इस्तीफा दे दिया। पेंग, एक जोरदार धमाके के साथ मंत्रों से बनी मुहरें अपनी बंधन शक्ति खोकर हवा में बिखर गईं। रंगीन प्रकाश के बिंदु चारों ओर फैल गए, जिससे दृश्य बेहद खूबसूरत हो गया। ये देखकर कई दर्शक स्तब्ध रह गए। 56 मुहरें बनाने के लिए सूर्य उपनाम वाले व्यक्ति की शिष्या ने अपना मुंह ढक लिया। ये संख्या बहुत हास्यास्पद थी। उस युवक की प्रतिभा उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। छोटी बहन लिनकिन, तुम उसके झांसे में आ गई हो। हरे रंग के वीरान स्वर तकनीक के प्रशिक्षु वस्त्र पहने एक युवक ने सिर हिलाया। अभी तुमने कहा कि उसने वीरान स्वर तकनीक का अभ्यास कुछ ही महीनों पहले किया है। यह जरूर झूठ है। उसे वीरान स्वर तकनीक से बहुत लंबे समय तक संपर्क रहा होगा, नहीं तो ऊर्जा पर उसका इतना कुशल नियंत्रण नहीं होता। उसमें प्रतिभा तो है, लेकिन इतनी जबरदस्त नहीं। उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहता था। जब हरे वस्त्रधारी युवक ने यह कहा तो कई अन्य शिष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ। भला कौन गारंटी दे सकता था कि यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा था। लिन परिवार में युवा पीढ़ी जो निर्जन स्वर तकनीक का अभ्यास करती थी, हमेशा इस बात की होड़ में लगी रहती थी कि कौन बेहतर है। प्रतिस्पर्धा और हार न मानने की प्रवृत्ति से उन्हें प्रेरणा मिलती थी। लिन परिवार स्वयं भी इस तरह की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता था। अगर यह उस युवा लड़की लिनकिन के वर्णन के अनुसार था, जहां यून ने अतीत में केवल कुछ महीनों के लिए ही डेसोलेट हेवन तकनीक सीखी थी और अभी अभी मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सीखा था, तो उसके द्वारा 56 रूनिक मुहरों को पूरा करने का मतलब था कि उसे राक्षस कहना उसका वर्णन करने के लिए काफी नहीं होगा। चाहे वह सूजी हो, 1000 हाथों वाली दादी हो या कोई और, डेसोलेट हेवन मास्टर की दुनिया के ये सभी ग्रैंड मास्टर जब छोटे थे तो इस बच्चे के सामने कुछ भी नहीं थे। आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, इन महान हस्तियों को अपने पैरों तले कुचलना आपके लिए असंभव था। इसलिए यह मानना अधिक तर्कसंगत था कि यून झूठ बोल रहा था। जब किसी बात की व्याख्या नहीं हो पाती थी तो लोग अक्सर उस बात पर विश्वास करने की ओर प्रवृत्त होते थे जो सबसे तर्कसंगत लगती थी। नकली। लिनकिन थोड़ी हैरान हुई और उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, छोटी बहन लिनकिन, तुम बहुत भोली हो। उस बच्चे ने शायद पहले से ही मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सीख लिया था। वह सिर्फ 56 रूनिक सील्स ही बना पाया, अगर मैं होती तो आसानी से 90 बना लेती।
और मैं तो ये भी कहूंगी कि मैंने डेसोलेट हेवन तकनीक सिर्फ 3 दिन में सीखी थी। हरे वस्त्रधारी युवक का उपहास किया गया और उसके ऐसा कहते ही कई लोग उसके साथ हंसने लगे। उनमें से कई लोग पहले ही मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सीख चुके थे और 90 रूनिक मोहरों को संघनित करने में सक्षम थे। ये कठिन नहीं था, कुछ तो सभी रूनिक मोहरों को संघनित करने में भी सक्षम थे, जो कि कोई गर्व करने लायक उपलब्धि नहीं थी। लेकिन अगर वे झूठ बोलकर यह कहें कि उन्होंने अभी अभी वीरान स्वर्ग की तकनीक सीखी है तो ये बहुत हास्यास्पद होगा। यह ऐसा ही होगा जैसे सड़क पर कोई बच्चा कहे कि उसने युवा महान सम्राट को भी पीछे छोड़ दिया है। भला कौन इस पर विश्वास करेगा? इस तरह का झूठ बोलना तो बच्चों को भी आता था। इन युवा लड़कों और लड़कियों की बातचीत स्वाभाविक रूप से ये यून ने सुन ली। लोगों का शक करना स्वाभाविक था। ये यून ने सूजी को बताया था कि उसने वीरान स्वर्ग तकनीक कितने समय से सीखी है, क्योंकि सूजी ने उससे पूछा था। अगर कोई और पूछता तो वह जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाता। ये यून ने दूसरों की सोच पर कोई ध्यान नहीं दिया। एल्डर सू का शिष्य सचमुच मनुष्यों के बीच एक अजगर है। सन उपनाम वाला व्यक्ति खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला। उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि वह ये यून पर विश्वास करता है या नहीं। उसने सूजी को नाराज किए बिना दोनों संभावनाओं को समाहित करते हुए बात कही। खैर, कोई बात नहीं। इस समय सूजी और क्या कह सकता था? उसे ये यून की बात पर यकीन होने लगा था। हालांकि मामला थोड़ा अटपटा था, पर वह पक्का नहीं कह सकता था कि यह सच है या नहीं। आखिरकार ये यून तो नामात्र का शिष्य था। अगर ये यून अनुचित प्रसिद्धि पाने की कोशिश करता तो उसकी छवि भी अच्छी नहीं होती। ये यून, मेरे पीछे आओ। सूजी ने ये यून को हाथ हिलाकर इशारा किया। ये यून ने उसका अनुसरण किया और एक तरफ के गलियारे में चली गई, लोगों के उस समूह को पीछे छोड़ते हुए। वे लोग ये यून की ओर उंगली उठाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। क्या ये बच्चा ग्रैंडमास्टर सूजी का नामात्र का शिष्य है? लोगों को लिन किंग से नई जानकारी मिल गई, क्योंकि वह सवालों के जवाब तभी देती थी जब उसे जवाब पता होता था। सूजी बहुत ही शानदार थी, लेकिन नामात्र के शिष्य का महत्व अपेक्षाकृत कम होता था। आमतौर पर नामात्र के शिष्य ऐसे कौशल नहीं सीखते थे जिनका कोई वास्तविक मूल्य हो। वहां मौजूद शिष्यों में से कोई भी नामात्र का शिष्य नहीं था। वास्तव में उनमें से अधिकांश ग्रैंडमास्टर्स के निजी शिष्य थे। उनके स्वामी सूजी से बहुत कमतर नहीं थे, इसलिए उनकी स्थिति ये यून से कहीं अधिक थी। नाम के शिष्य कभी कभी वैद्य से भी बदतर होते हैं, तो फिर कोई संदेह नहीं। चलो चलते हैं, आज इसे बस एक मजाक समझ लेते हैं। हरे वस्त्रधारी युवक ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हाथ हिलाते हुए कहा। वह इन युवकों के समूह में एक नेता की तरह लग रहा था। छोटी बहन लिन किंग, अगर तुम्हें वीरान स्वर्ग तकनीक में कोई समस्या हो तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना। हरे वस्त्रधारी युवक ने लिन किंग के पास आते हुए विनम्रतापूर्वक कहा। सुंदर स्त्री शिष्य जो निर्जन स्वर्ग तकनीक की प्रशिक्षु हैं, बड़ी उम्र के निर्जन स्वर्ग गुरुओं को आसानी से आकर्षित कर लेती थी, जिसके परिणामस्वरूप वे एक वरिष्ठ भाई के रूप में प्रकट होते थे। बेशक असाधारण क्षमताओं, प्रतिभा और आकर्षक व्यक्तित्व वाले ये वरिष्ठ भाई कई युवतियों की श्रद्धा और प्रशंसा आसानी से प्राप्त कर लेते थे। लिन किंग थोड़ी हैरान थी। इस समय ये यून सूजी के पीछे पीछे एक कमरे में आ गई थी। ये निर्जन स्वर्ग के स्वामीगणों के लिए अस्थि शोधन कक्ष था। यह पिछले कक्ष की तुलना में उच्च गुणवत्ता का था। वहां 5 मीटर लंबी वीरान स्वर्ग तकनीक की पत्थर की बेंच थी। उस पर तरह तरह की सामग्रियां और अस्थि शोधन डिस्क की सरणियां करीने से रखी हुई थी। पत्थर की बेंच के नीचे एक विशाल उत्कीर्ण सरणी भी थी, जिसने वीरान स्वर्ग तकनीक को वीरान की शक्ति को संघनित करने में सहायता की। साथ ही यह अस्थि शोधन कक्ष स्वतंत्र था। स्वाभाविक रूप से निर्जन स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करने के लिए एक स्वतंत्र कक्ष पहले के शोरगुल वाले हॉल की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक था। ये यून, तुम इस अस्थि शोधन कक्ष का उपयोग कर सकते हो। निर्जन स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र में अभी 2 महीने शेष है। इन 2 महीनों में मुझे भी अच्छी तैयारी करनी होगी। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। दरअसल निर्जन स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र के लिए युवा प्रशिक्षुओं के बीच की प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से सूजी और अन्य ग्रैंडमास्टर्स की प्रतिस्पर्धा जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी। परिणामस्वरूप सूजी को स्वाभाविक रूप से इसके लिए तैयारी करनी पड़ी। अध्याय 382, लिन शिंटोग एकांत प्रशिक्षण से बाहर आती है। अभी जब तुम वीरान हड्डी पर काम कर रहे थे तो कुछ जगहों पर तुमसे चूक हो गई। सूजी ने बोलते हुए एक बार फिर मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का प्रदर्शन किया। इस बार सूजी और भी गंभीर थे। हर हरकत को उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर धैर्यपूर्वक ही उनको सिखाया। जब सूजी गंभीरता से काम करने लगे तो वे वाकई एक उत्कृष्ट गुरु साबित हुए। ये यून को ऊर्जा नियंत्रण में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें सीलिंग तकनीकों का अभ्यास करने के लिए काफी समय चाहिए था। सूजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और ये यून को बार बार करके दिखाया। मिस्टिक क्रिस्टल हैंड से लेकर स्मॉल 1000 सील तक हर रूनिक सील को ये यून के लिए अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा, अगली सुबह तक। उन्हें पता भी नहीं चला और वे दोनों हड्डी शोधन कक्ष में 20 घंटे से अधिक समय बिता चुके थे। ये यून पसीने से तरबतर हो गई थी, क्योंकि बैंगनी क्रिस्टल का लगातार उपयोग करना बहुत ही ऊर्जादायी था। दूसरी ओर बूढ़ा सूजी अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ था। और ठीक उसी क्षण सूजी की आंखों के सामने एक चिंगारी कौन थी। यह एक आवाज संचार ताबीज से निकलने वाली किरण थी। अरे, शिंटोग बाहर आ रही है। सूजी की बातों से ये यून का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ के इशारे करना बंद कर दिया। क्या लिन शिंटोग बाहर आ रही थी? इससे पहले सूजी ने लिन शिंटोग को एक संदेश दिया था। अब उसके सामने आने से यह स्पष्ट है कि वह सूजी से मिलने आई थी। मैं शिंटोग से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? सूजी ने अचानक ही यून से कहा। ये यून कुछ देर के लिए अचंभित रह गई। क्या मैं भी जा सकती हूँ? जिस लड़की का वह ऋणी था और जिससे वह 2 साल से नहीं मिला था, ये यून उससे दोबारा मिलना चाहता था। ये यून ने सूजी का अनुसरण किया और तियानहुआ चोटी से निकल पड़ी।
वे एक अन्य प्रमुख चोटी जेड बैम्बू चोटी की ओर चल पड़े। जेड बैम्बू चोटी 18 मुख्य चोटियों के मध्य क्षेत्र में स्थित थी। ये पर्वत चोटी बहुत ऊंची नहीं थी और घने पेड़ों से ढकी हुई थी। मौसमों की परवाह किए बिना जेड बैम्बू पूरे साल उगता था। चोटी का नजारा बेहद खूबसूरत था। इसी क्षण ये यून जेड बैम्बू चोटी पर उतरा। सुबह का समय था और चारों ओर धुंध छाई हुई थी। नीचे देखने पर उसे केवल बादलों का सागर ही दिखाई दिया। बादलों के ऊपर हरे भरे बांस के जंगल थे। ये किसी अमर स्वर्ग जैसा लग रहा था। लिन परिवार की महिलाएं मुख्य रूप से जेड बैम्बू चोटी पर रहती थीं। आमतौर पर लिन परिवार के पुरुष सदस्य पहाड़ पर चढ़ सकते थे, लेकिन उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं थी। सूजी ये उनको पहाड़ की चोटी पर स्थित जेड बांस मंदिर ले गई। पूरा जेड बांस मंदिर बांस के जंगल के भीतर बना हुआ था। मंदिर के गुंबद में जेड पत्थर की टाइलें लगी थीं, जिससे पूरा स्थान हरा भरा दिखता था। इससे जेड बांस मंदिर जेड बांस के साथ बेहद सामंजस्यपूर्ण प्रतीत होता था। ऐसा लगता था मानो यह मंदिर मानव निर्मित नहीं बल्कि बांस के जंगल की एक प्राकृतिक उपज हो। दरवाजे पर एक नौकरानी इंतजार कर रही थी। जब ये यून और सूजी पहुंची तो वह उन्हें अंदर ले गई। जेड बैम्बू मंदिर में हर जगह जेड बैम्बू के साथ चीड़ और सरू के पेड़ आपस में गुथे हुए थे। और जिस बात ने ये उनको आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि जेड बैम्बू मंदिर के भीतर की कई संरचनाएं बांस या चीड़ की लकड़ी से बनी थी। इन संरचनाओं में बांस और चीड़ की सुगंध थी, जिससे मन को शांति मिलती थी। लिन परिवार की मुखिया को बांस बहुत पसंद है। इस जेड बांस मंदिर का निर्माण भी उनकी वृद्ध पूज्य ने ही करवाया था। जब सूजी ने ये बात ये उनसे कही तो ये उन थोड़ी हैरान रह गई। सूजी के लहजे से लग रहा था कि इस बूढ़ी दादी की उम्र कम नहीं थी। सूजी ने खुद उन्हें महामहिम आदरणीय कहकर संबोधित किया। उनकी उम्र कम से कम 40,000-50,000 साल होगी। नौकरानी ये यून और सूजी को एक आंगन से होते हुए एक नवनिर्मित बांस की झोपड़ी तक ले गई। ये यून को दूर सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर लड़की दिखाई दी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और वह बांस के पेड़ों के बीच तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। उसकी चाल तेज नहीं लग रही थी, लेकिन उससे बहते पानी और तैरते बादलों का आभास होता था। तलवार के हर वार से आसपास के बांस के पत्ते उड़ने लगते थे। लड़की की तलवार के नीचे ये बांस के पत्ते मानो जीवित हो उठे थे। ये लड़की वही थी जिसे ये यून ने 2 साल से नहीं देखा था, लिन शिंटोंग। सूजी लिन शिंटोंग को तलवारबाजी का अभ्यास करते देख अपने कदमों पर ही रुक गया। उसकी आंखों में प्रेम उमड़ रहा था। 2 साल बाद भी लिन शिंटोंग की तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार हो चुका था। तलवार का उसका सहज प्रदर्शन आसपास के वातावरण में घुल मिल जाता था। अगर इसका वर्णन किया जाए तो इस क्षेत्र को एक तलवार एक दृश्य कहा जा सकता है। तलवारबाजी का हर वार देखने वालों के सामने एक अलग दृश्य प्रस्तुत करता था। मालिक सूजी को देखकर लिन शिंटोंग रुक गई। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। सूजी से अलग होने के बाद से वह हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि सूजी एक बहुत ही खतरनाक रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। 2 साल से उससे कोई खबर न मिलने के कारण वह स्वाभाविक रूप से चिंतित थी। ओह आप ये यून है। लिन शिंटोंग ने ये यून को देखा और वह दंग रह गई। इन 2 सालों में ये यून में कितना बदलाव आ गया था। वह एक बच्चे से एक होनहार किशोर बन गया था। लिन शिंटोंग लंबी थी। 2 साल पहले ये यून की लंबाई केवल लिन शिंटोंग की नाक की नोक तक थी, लेकिन अब ये यून लिन शिंटोंग से थोड़ी लंबी थी। मिस लिन बहुत दिनों बाद मिले। ये यून ने शर्माते हुए मुस्कुराया। इतने लंबे समय तक अलग रहने के कारण उसने बहुत कुछ अनुभव किया था। अब जब वह लिन शिंटोंग से दोबारा मिला तो स्वाभाविक ही था कि उसे एक पुराने दोस्त से मिलने जैसा एहसास हुआ। अरे तुम कौन हो? इसी क्षण एक तीखी महिला की आवाज सुनाई दी। ये यून ने अपना सिर घुमाया और उसने देखा कि लाल रंग का आलीशान गाउन पहने एक अधेड़ उम्र की महिला धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। उस महिला के बगल में एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला खड़ी थी। जब लिन शिंटोंग ने उन दोनों लोगों को देखा तो उसने थोड़ा झुककर कहा, लिन शिंटोंग पिता की ओर से बड़ी चाची और छठे बड़े चाचा को प्रणाम करती है। वे दोनों लिन शिंटोंग के बड़े थे और लिन परिवार के उच्च वर्ग के सदस्य थे। शाही पोशाक पहने महिला ने ये यून को गहरी निगाहों से देखा। वह तब हैरान रह गई जब सूजी अपने नामात्र के शिष्य या वैद्य को जेड बैम्बू मंदिर लेकर आए। आखिर जेड बैम्बू मंदिर लिन परिवार की महिलाओं का निवास स्थान था। आमतौर पर सूजी शिंटोंग से मिलने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लाते थे, और चूंकि वह उसे साथ लेकर आया था तो इसका मतलब था कि सूजी का उस बच्चे के साथ रिश्ता सामान्य नहीं था। अब तो ऐसा लग रहा था कि लिन शिंटोंग भी उसे जानती है। इससे वह और भी हैरान हो गई। वह मेरा दोस्त है, लिन शिंटोंग ने शांत भाव से समझाया। दोस्त, महिला ने यह शब्द दोहराया और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। ये यून के रूप रंग को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी बड़े खानदान से है। बाकी सब छोड़ दे तो ये यून के हाथों में मौजूद अंतरस्थानिक अंगूठियां तो सड़क पर बिकने वाली आम चीजें थीं। लिन शिंटोंग ने ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कैसे की? हालांकि वह नाखुश थी, लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा। अब लिन शिंटोंग की प्रतिष्ठा नाजुक थी। इस मामले को छोड़कर वह किसी भी अन्य मामले में लिन शिंटोंग के इरादों का पालन करेगी। बड़ी चाची और छठे बड़े चाचा, आप दोनों मेरे बांस के बरामदे में क्या कर रहे हैं? लिन शिंटोंग ने बिना किसी भाव के पूछा। ऐसा लग रहा था मानो उन दोनों का स्वागत नहीं किया गया हो। हम आपसे मिलने आए हैं शिंटोंग। क्या आप अपनी बड़ी चाची से नहीं मिलना चाहती? महिला ने लिन शिंटोंग का हाथ स्नेहपूर्वक पकड़ते हुए कहा। लिन परिवार में लगभग आधे बुजुर्गों ने शेंतु परिवार के विवाह प्रस्ताव का समर्थन किया। उनके बगल में बैठी महिला और बूढ़ा व्यक्ति भी उन्हीं में से थे। उनके लिए शेंतु परिवार और लिन परिवार के बीच का विवाह एक पारस्परिक लाभ का सौदा था।
हालांकि हाल के वर्षों में शेन तू परिवार और लिन परिवार विभिन्न हितों को लेकर आपस में लड़ रहे थे और दोनों पक्षों के बीच कुछ पुराने हिसाब किताब बाकी थे, लेकिन ये छोटे मोटे मनमुटाव उनके सामने मौजूद लाभों के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। इसका मुख्य कारण ये था कि एक अद्वितीय महान महारानी लिन परिवार के लिए बहुत बड़ा प्रलोभन थी। एक बार प्राकृतिक yin मेरिडियन ठीक हो जाने के बाद लिन शिंटो की भविष्य की संभावनाएं असीमित हो गईं। प्राचीन महान महारानी की तुलना में शेन तू कुलपति और 10 साल पहले प्रकट हुए निर्जन जाति के चरवाहे लड़के कुछ भी नहीं थे। वह निस्संदेह विश्व के शिखर पर विराजमान एक शख्सियत होंगी। इस विश्व के विशाल इतिहास में इस अद्वितीय महान महारानी के समकक्ष कुछ ही लोग चुने जा सकते हैं। परिवार के हित के अलावा ये लिन शिंटो के लिए भी बहुत अच्छी बात थी। लिन शिंटो की जीवन अवधि मूलतः 500 वर्ष से कम थी। ऋषि की उपाधि प्राप्त करने से पहले ही उनकी साधना का स्तर चरम पर पहुंचना तय था। इस अवसर से उनका ये दुखद भाग्य बदल सकता था। वह न केवल पूरे तियान युआन जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने वाली शख्सियत होगी, बल्कि उसे लाखों वर्षों का जीवनकाल भी प्राप्त होगा। वह अपना खुद का युग बना सकती थी, जो बेहद प्रशंसनीय था। ये तो सबको पता ही होगा कि शेन तू कुलपति जैसे व्यक्तित्व के लिए शक्ति से अधिक आकर्षक जीवनकाल था। ये कम से कम कुछ लाख साल और शायद लाखों साल का समय था। ऐसा बढ़िया मौका भला कहाँ मिल सकता है। शाही पोशाक पहने उस महिला को केवल इस बात का अफसोस था कि वह उम्रदराज थी और उसमें प्राकृतिक yin मेरिडियन की कमी थी, वरना वह शेन तू परिवार में 10,000 बार शादी करने के लिए तैयार हो जाती और इस महान अवसर को प्राप्त कर लेती। और शेन तू परिवार में शादी करना कोई अस्वीकार्य बात भी नहीं थी। आखिरकार यह एक विशाल परिवार था जो लगभग लिन परिवार के बराबर था। संसाधनों और विरासत की कोई कमी नहीं थी। शेन तू नानतियान की बात करें तो अगर लिन शिंटोग उसे पसंद नहीं करती थी तो वह उससे दूरी बनाए रख सकती थी। जब योद्धा मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं तो वे आमतौर पर कई वर्षों या दशकों तक एकांतवास में रहते हैं। जब लिन शिंटोग ऋषि स्तर पर पहुंच गई तो वह हर साल एकांतवास में जा सकती थी। नजर से दूर, मन से दूर, भला इसमें क्या बुराई थी। दुर्भाग्यवश चाहे लिन शिंटोग को 10,000 बार समझाया गया हो, वह अपना भाग्य दूसरों के हाथों में सौंपने को तैयार नहीं थी। इस बात को समझना उस महिला के लिए कठिन था। क्या लिन शिंटोग 500 साल बाद मरना पसंद करेगी, बजाय इसके कि वह अपने तथाकथित अहंकार को त्याग कर उस महान अवसर को स्वीकार करे जिसे पाने की हर कोई कामना करता है। हालांकि परिवार के कई बड़े बुजुर्ग इसके पक्ष में थे, लेकिन वे उसे मजबूर नहीं कर सके। इसी वजह से मामला खींचता चला गया। कई बड़े बुजुर्गों ने लिन शिंटोग को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस महिला को पता था कि परिवार के कई बुजुर्गों के लिन शिंटोग के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। इसका कारण ये था कि लिन शिंटोग जन्म से ही तंत्रिका वाहिकाओं के निष्क्रिय होने के कारण अपंग थी। उसकी प्रतिभा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, भला कौन ऐसे व्यक्ति की परवाह करेगा जो 500 साल से अधिक जीवित नहीं रह सकता। लिन शिंटोग को बचपन में परिवार में नजरअंदाज किया जाता था, यहाँ तक कि उसका मजाक भी उड़ाया जाता था। हालांकि 2 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लिन शिंटोग के प्रति अतिरिक्त प्रेम दिखाया। एक तो लिन परिवार की मुखिया थी और दूसरी सूजी। लिन शिंटोग का उन दोनों के साथ सबसे गहरा रिश्ता था। अगर कुलमाता लिन शिंटोग को मनाने के लिए तैयार होती तो नतीजा निश्चित रूप से अलग होता। अफसोस पिछले 2 वर्षों से कुलमाता अनिर्णय की स्थिति में थी। एक और कुलमाता इस बात पर विचार कर रही थी कि यदि वे उस अमृत को तैयार करने में सक्षम हो तो लिन शिंटोग को शेन तू परिवार के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने दे। आखिरकार वह अपनी सबसे प्रिय पोती को 500 वर्ष की आयु से पहले मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन दूसरी ओर वह लिन शिंटोग को उसकी इच्छा के विरुद्ध मजबूर नहीं करना चाहती थी। इसलिए कुलमाता असमंजस में थी। इसके अलावा मार्शल आर्टिस्टों के लिए 2 साल कुछ भी नहीं होते। वह प्रतीक्षा करने और देखने का रवैया अपना रही थी। जब कुलमाता ने इस पर सहमति नहीं जताई तो दूसरी व्यक्ति सूजी थी। सूजी का इस मामले के प्रति रवैया बेहद महत्वपूर्ण था। महिला जानती थी कि सूजी लिन शिंटोग से मिलने आया है, इसलिए वह सुबह सुबह जल्दी यहाँ आ गई थी। उसे डर था कि सूजी कुछ ऐसा कह देगा जो उसे नहीं कहना चाहिए, जिससे मामला और बिगड़ जाएगा। अध्याय 383 लिन शिंटोग की इच्छाएं। सूजी जी, आपसे मिले हुए काफी समय हो गया है। सूजी को देखकर शाही पोशाक पहने महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है सूजी को पता था कि ये दोनों बूढ़े लोग यहाँ किस लिए आए थे। वे उस पर जासूसी करने आए थे। सूजी ने बिना कुछ और कहे संक्षिप्त जवाब दिया और इसी क्षण सूजी को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो थोड़ी दूरी से लड़कियों का एक समूह उसकी ओर आ रहा था। उनमें से अधिकतर युवा थीं और उनमें रेशमी कपड़े पहने एक चांदी जैसे बालों वाली बूढ़ी दादी भी थी। इस बूढ़ी दादी के हाथ में ड्रैगन के सिर वाली छड़ी थी और उनके बाल सोने के जैद से बने हेयर क्लिप में बंधे थे। हालांकि उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, फिर भी उसका रंग स्वस्थ गुलाबी था। शाही पोशाक पहने महिला और लिन शिंटोग के छठे परदादा तुरंत आगे बढ़े। ये यून स्वाभाविक रूप से समझ गई कि रेशमी कपड़े पहने ये चांदी जैसे बालों वाली बूढ़ी दादी लिन परिवार की मुखिया थी। कुछ वरिष्ठ सदस्यों के अलावा परिवार की मुखिया लिन परिवार में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थी। लिन परिवार के आंतरिक मामलों में तो उनका प्रभाव और भी अधिक था। हालांकि लिन परिवार में मुखिया का पद ऊंचा था, फिर भी उनमें जरा भी दबंगई का भाव नहीं था। ये यून को सचमुच ऐसा लगा कि उसके सामने बैठी ये मुखिया एक अमीर परिवार की आम मिलनसार बूढ़ी दादी है। शिंटोग, तुम इतने लंबे समय से एकांतवास में हो। कुलमाता ने लिन शिंटोग को स्नेहपूर्वक देखा, जबकि लिन शिंटोग ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, असल में मैं आज आपका स्वागत करने की योजना बना रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप स्वयं यहाँ आएंगी। लिन शिंटोग लिन परिवार की मुखिया के प्रति बहुत आदरपूर्ण और प्रेमपूर्ण भाव रखती थी। वह परिवार की सबसे बड़ी सदस्य थी जो लिन शिंटोग को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जब परिवार में लिन शिंटोग के साथ भेदभाव होता था तब परिवार की मुखिया ने हमेशा उसकी देखभाल की थी।
यदि कुलमाता की कोई इच्छा होती तो लिन शिंटोग उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती। लिन परिवार की मुखिया को आते देख सूजी अचानक असहज महसूस करने लगा। उसने पहले लिन शिंटोग से अकेले में बात करने और उनके विचार जानने की योजना बनाई थी, लेकिन लिन शिंटोग की बांस की झोपड़ी के आंगन में कदम रखने से पहले ही लिन परिवार के कई महत्वपूर्ण लोग एक के बाद एक आ गए। यहाँ तक कि मुखिया भी आ गई थी। हालांकि सूजी लिन शिंटोग के गुरु थे, फिर भी लिन परिवार के पारिवारिक मामलों में वे एक बाहरी व्यक्ति ही थे। विशेषकर परिवार की मुखिया की उपस्थिति में कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें वे सहजता से नहीं कह सकते थे। कुलमाता ने सूजी के मन की बात भांप ली और पहल करते हुए बोली, शिंटोग, आज जब तुम्हारी गुरुजी उपस्थित है तो जो कहना चाहो कहो। यह मामला 2 साल से खींचा चला आ रहा है। बड़ों की सभा में बैठे बुजुर्ग लोग लगातार बहस करते रहे हैं। शेन-तू परिवार भी दिन प्रतिदिन परेशान करता जा रहा है। शायद अब फैसला लेने का समय आ गया है। कुलमाता लिन के ये शब्द कहते ही लिन शिंटोग की बड़ी चाची और बड़े चाचा तुरंत चौकन्ने हो गए। वे जानते थे कि अगर कुलमाता लिन शिंटोग के सामने बस हल्का सा सिर हिला दे तो यह उनके लाखों शब्द बोलने से कहीं बेहतर होगा। इस बूढ़ी दादी का रवैया बहुत महत्वपूर्ण था। इस समय सूजी के लिए बोलना उचित नहीं था, इसलिए वह केवल लिन शिंटोग की ओर देख सकता था और निर्णय उस पर छोड़ सकता था। सूजी दुविधा में था। वह चाहता था कि लिन शिंटोग विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। उसकी प्राकृतिक इन मेरिडियन को ठीक करने के लिए उसने वर्षों तक खोजबीन की थी, तरह तरह के प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उसे कभी कोई उपाय नहीं मिला था। अब शेन-तू परिवार, जिसे वह कभी पसंद नहीं करता था, ने घोषणा की थी कि उन्हें उपाय मिल गया है। भावनात्मक रूप से ये बात उसे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन उसे इस बात की भी चिंता थी कि अगर लिन शिंटोग शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती है और वह उसे बचा नहीं पाता तो लिन शिंटोग कम उम्र में ही मर जाएगी। जाहिर है सूजी ऐसा अंत नहीं देखना चाहता था। लिन शिंटोग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और चुप हो गई। सभी लोग लिन शिंटोग की ओर देख रहे थे। ये यून भी लिन शिंटोग के हाव भाव को ध्यान से देख रही थी और उसके मन में उठ रहे विचारों को समझने की कोशिश कर रही थी। चलिए पहले आंगन में चलते हैं, लिन शिंटोग ने बेपरवाही से कहा और कुलमाता, सूजी और उनके साथियों को बांस की झोपड़ी के छोटे से आंगन में ले गई। आंगन बड़ा नहीं था, लेकिन उसे सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। आंगन के बीच में एक प्राचीन बेत की कुर्सी थी। लिन शिंटोग ने कुलमाता को बैठने के लिए आमंत्रित किया, इससे पहले कि सूजी, छठे परदादा और परदादी अपनी अपनी सीटों पर बैठे। लिन शिंटोग ने चाय बनाते हुए धीरे से कहा, जब से मुझे अक्ल आए, मुझे अपनी प्राकृतिक रूप से समाप्त नसों के बारे में पता चल गया था और मेरी नियति कम उम्र में ही मरना थी। कुलमाता ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसलिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय मुझे परिवार के सबसे अच्छे औषधि और पवित्र वस्तुएं इस्तेमाल करने का मौका मिला। उस समय कुछ बड़े चचेरे भाई बहन इससे नाखुश थे। वे कहते थे कि मेरी नियति तो मरनी ही है, लेकिन मैं परिवार के संसाधनों को बर्बाद कर रही हूँ। अगर उन्हें वे वस्तुएं मिल जाती तो वे तरह तरह के काम कर लेते। बुआ और मौसी हमेशा मुझे अजीब नजरों से देखती थी और पीठ पीछे कहती थी कि मैं बदकिस्मत हूं और मुझे ऐसा शरीर पाने का श्राप मिला है। उद्धरण चिन्ह। अब तक लिन शिंटोग की आवाज शांत थी। हालांकि येयुन और सूजी ने पाया कि उनके लहजे में उदासी की झलक थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उस छोटी बच्ची को, जिसकी आत्मसम्मान की भावना अनमोल होती है, जब कुलमाता की अनुपस्थिति में इस तरह से उपहास किया जाता है तो उसे किस तरह के मानसिक आघात लगते होंगे। येयुन जानती थी कि लिन शिंटोग ने अपने बचपन में जिन कड़वे अनुभवों का सामना किया था, वे निश्चित रूप से केवल उन्हीं बातों तक सीमित नहीं थे जो उसने कही थी। जब वह पहली बार लिन शिंटोग से मिला तो उसने उसे केवल स्वर्ग की एक प्रिय पुत्री के रूप में जाना। वह किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खिले बर्फ के कमल की तरह थी, सांसारिक मामलों से बेपरवाह। भला किसने सोचा होगा कि उसका बचपन ऐसा होगा। बच्ची, तुम्हारे लिए यह बहुत कठिन था। कुलमाता ने आह भरते हुए लिन शिंटोग के चेहरे को प्यार से छुआ। लिन शिंटोग ने कुलमाता का बूढ़ा हाथ धीरे से थामते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तो कुलमाता मुझे हर बार चोट लगने पर बताती थी कि प्राकृतिक रूप से बंध हुई नसों का इलाज है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मैं अपनी बंध हुई नसों को जोड़ लूं तो मैं एक महान साम्राज्य बन जाऊंगी जो पूरे तियान युआन जगत में सबसे शक्तिशाली होगी। तब से मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं इस जीवन में अपनी अधूरी नसों को अवश्य जोड़ूंगा। मैं भाग्य की चालों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मैं उन्हें मुझे उस तरह से देखने देने या मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करने देने को तैयार नहीं था। यह विचार बहुत छोटी उम्र से ही जड़ पकड़ने, अंकुरित होने और बढ़ने लगा था। धीरे धीरे यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा विचार और लक्ष्य बन गया है। जब लिन शिंटोग ने ये कहा तो येयुन को वे शब्द याद आ गए जो लिन शिंटोग ने तब कहे थे जब वे क्लाउड वाइल्डनेस की सुनसान मानव घाटी में थे। उस समय उसे लिन शिंटोग केवल पवित्र और दृढ़ निश्चयी ही लगी। वह हर मुश्किल का सामना कर रही थी, ये जानते हुए भी कि वे उसके खिलाफ है, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि लिन शिंटोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। इस क्षण लिन शिंटोग की बड़ी चाची ने कहा, शिंटोग, जब तुमने सब कुछ सोच लिया है तो दुविधा में क्यों हो। अब मौका तुम्हारे सामने है। बस एक बार तुम हाँ कह दो, क्या तुम्हारा बचपन का सपना पूरा नहीं हो जाएगा। जब तुम एक अद्वितीय महारानी बनोगी और पीढ़ियों तक जीवित रहोगी तो यह अनगिनत लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय होगा। जब तुम छोटे थे सच में मैंने तुम्हारी उतनी परवाह नहीं की, लेकिन परिवार में इतने सारे बच्चे हैं, भला कौन सा बड़ा हर बच्चे की भावनाओं का ख्याल रख सकता है। जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हारे साथ ठंडा व्यवहार किया, लेकिन अब मैं बार बार तुम्हारे सामने आकर अपने इस बूढ़े चेहरे से तुम्हें समझाता हूँ। मुझे पता है कि मेरे जैसे घमंडी व्यक्ति के लिए तुम्हारे मन में कोई अच्छी भावना नहीं है। असल में तुम्हारा दिल नफरत और तिरस्कार से भरा है, पर तुम बस कहते नहीं हो। लेकिन मैं जो भी कहूं वह तर्कसंगत है। शिंटोग, मैं परिवार के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें इसके बारे में सुनना पसंद नहीं है।
तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, जीवन या तुम्हारी बेगुनाही, इनमें से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस महिला की मंशा वाकई नेक थी और वह ईमानदार भी थी। ये यून को यह मानना पड़ा कि अपने रुतबे के बावजूद उसने जिस तरह से ये शब्द कहे वह वाकई काफी सटीक था। जीवन या निर्दोषता, इनमें से कौन अधिक महत्वपूर्ण था? संभवतः 99% लड़कियां पहले वाले विकल्प को ही चुनेंगी। लिन शिंटोग ने सिर हिलाते हुए कहा, दादी जी, आप सही कह रही हैं। 2 साल पहले जब मैं घर लौटी और मुझे ये खबर मिली, तब से ही मैं इन सभी तर्कों को समझ चुकी थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे शेंतु परिवार नापसंद है और न ही इसका शेंतु नानतियान के संदिग्ध चरित्र से कोई लेना देना है, बल्कि मैं किसी और द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मार्शल मार्क के बदले अपने शरीर का उपयोग नहीं करना चाहता। जब मैं छोटा था तब मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनमें न केवल समाप्त हो चुकी नारियों को जोड़ना शामिल था, बल्कि अपनी समाप्त हो चुकी नारियों को जोड़ने के बाद मार्शल आर्ट के शिखर की खोज करना भी शामिल था। मार्शल आर्टिस्टों के लिए उनका मार्शल मार्ग उनके हृदय में बसा होता है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करना स्वर्ग के विरुद्ध जाना है। यह मूलतः कठिनाइयों से भरा होता है। प्राकृतिक रूप से समाप्त होने वाली देशांतर रेखाओं को जोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन क्या यह एक अद्वितीय महान सम्राट से आगे निकलने से अधिक कठिन हो सकता है? हालांकि अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो अद्वितीय महान सम्राट के दायरे से आगे निकल पाया हो। मार्शल आर्ट का अभ्यास जोखिम भरा है। इसमें उस खतरनाक चोटी पर चढ़ने के लिए जबरदस्ती एक नया रास्ता बनाना पड़ता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। अगर मैं इस रास्ते के लिए अपने विश्वास और शरीर को बेच दूं तो भले ही मैं एक महान महारानी बन जाऊं, क्या फायदा? मेरे दिल में असफलता का बीज दबा रहेगा। अपने विश्वासों को बेच देने के बाद वे कभी बहाल नहीं हो पाएंगे। फिर महान महारानी बनने के बाद शायद मुझे कोई सफलता न मिले। शायद मैं अतीत की अद्वितीय महान महारानी के स्तर तक कभी न पहुंच पाऊं। ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूं। मेरा जीवन अभी शुरू हुआ है। हालांकि आपको मेरा जीवनकाल बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए यह पहले से ही बहुत लंबा है। चूंकि मैंने अपने भाग्य के लिए लड़ने का निश्चय कर लिया है, इसलिए मेरी लड़ाई अभी शुरू हुई है। मेरे पास अभी भी लगभग 500 साल हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं। मैं अभी हार क्यों मानूं? जब लिन शिंटोग ने यह कहा तो सब लोग चुप हो गए। ये यून ने गहरी सांस ली। लिन शिंटोग की बातों ने उसे सचमुच चौंका दिया। उसका दृढ़ संकल्प ऐसा था जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। कुलमाता की भौहें तन गईं। फिर उन्होंने एक लंबी आह भरी और कहा, शिंटोग, तुम अब भी बहुत जिद्दी हो, लेकिन कभी कभी कुछ रास्ते केवल आस्था से नहीं खुलते। कुलमाता ने अंततः बहुत कुछ अनुभव किया था। वह इस दुनिया से बहुत प्रभावित थी। युवावस्था में लोग अक्सर अहंकारी और लापरवाह होते हैं। वे अक्सर दुनिया की हर चीज को चुनौती देना चाहते हैं, यह मानते हुए कि वे भाग्य को नकार सकते हैं। उनका मानना होता है कि यदि उनमें दृढ़ता और क्षमता हो तो कुछ भी किया जा सकता है। हालांकि युवाओं की तुलना में वृद्ध लोग वास्तविकता के आगे झुकने की प्रवृत्ति रखते थे। अंततः कुलमाता को अब भी विश्वास नहीं था कि शेंतु परिवार द्वारा दिए गए अवसर को त्याग कर लिन शिंटोग अपने नियति को चुनौती दे पाएगी। अक्सर वास्तविकता आदर्श से कहीं अधिक क्रूर होती थी। सूजी के बगल में बैठी यून को यह बात समझ आ गई थी कि लिन परिवार की मुखिया को सबसे ज्यादा चिंता लिन शिंटोग की जान की थी। वह अपनी पोती को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए वह पहले से ही शेंतु परिवार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की ओर झुक चुकी थी। ये यून ने अचानक कहा, क्या आप सभी को लगता है कि शेंतु परिवार निश्चित रूप से मिस लिन को ठीक कर सकता है? अध्याय 384, मात्र जान पहचान से दो घनिष्ठ व्यक्तियों के बीच कलह नहीं पैदा होनी चाहिए। ये यून की टिप्पणी बहुत अचानक थी। देखते ही देखते आंगन में मौजूद सभी लोग ये यून की ओर देखने लगे। इस समय ये यून सूजी की कुर्सी के पीछे खड़ा था। वह बिल्कुल एक युवा वैद्य जैसा दिख रहा था। ये यून के प्रकट होने के बाद से लिन शिंटोग की पूर्व दादी के अलावा किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने उससे केवल इसलिए बात की थी क्योंकि यून लिन शिंटोग को जानता था। अगर लिन शिंटोग ने ये यून का अभिवादन नहीं किया होता तो वह उसे बिल्कुल अनदेखा कर देती। तुम कौन हो? क्या तुम्हें तमीज आती है? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार भी है? ये लिन परिवार का मामला था। सूजी को भी बोलने का ज्यादा अधिकार नहीं था क्योंकि वह बाहरी व्यक्ति था। शुरू से लेकर अब तक सूजी ज्यादातर सुनता ही रहा था, और सूजी की हैसियत को देखते हुए अगर वह सच में कुछ कहना चाहता तो लिन परिवार उसकी बात सुनता। लेकिन सूजी के एक अनुयायी जो देखने में किसी चमचे जैसा लगता था, उसे लिन परिवार के उच्च अधिकारियों की बातचीत के दौरान बीच में बोलने का अधिकार कैसे मिल सकता था? यहाँ तक कि लिन परिवार में भी, चाहे वह कितना भी बड़ा पारिवारिक घर क्यों न हो, अगर कोई नौकर अचानक अपने मालिक के बोलते समय उसे टोकने की कोशिश करे तो उसे केवल मुंह पर थप्पड़ ही पड़ता था। सूजी की वजह से बड़ी चाची यून के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। आखिर आज तो उन्होंने लिन शिंटोग को मनाने के लिए अपनी हैसियत कम कर ली थी और वह गुस्से से आग बबूला थी। अगर ये यून लिन परिवार का सदस्य होता तो वह उसे घसीट कर ले जाती और परिवार के नियमों के अनुसार उसे सजा दिलवाती। सूजी के बोलने से पहले ही ये यून ने सीधे कहा, मैं यून यानतियान हूँ, एल्डर सू का नामात्र का शिष्य। ये यून ने अनायास ही अपना नाम रख लिया। उन्होंने अपने मूल नाम यून को उपनाम के रूप में इस्तेमाल किया। यान एक समध्वनिक शब्द था जिसका वास्तव में अर्थ छिपाव होता था। यून यंतियन का अर्थ था बादल, यून आकाश, त्यान को छुपाते यान। यह अप्रत्यक्ष रूप से ये यून के मार्शल आर्ट के लक्ष्य को भी व्यक्त करता था। साथ ही शेंतु नानतियान के नाम में भी टियान था, इसलिए बादलों यून द्वारा आकाश त्यान को छुपाने का अर्थ यह भी था कि यून शेंतु नानतियान को छुपा रहा था। यह एक शरारती व्यंग्य था जिसका प्रयोग ये यून ने स्वयं को ये नाम देते समय किया था। नामात्र का शिष्य। जब आलीशान गाउन पहनी महिला ने ये सुना तो उसका चेहरा उदास हो गया।
नामात्र के शिष्य का दर्जा नीचा होता है, फिर भी वह यहाँ उससे बात करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। वह लगभग गुस्से से आग बबूला होने ही वाली थी कि लिन शिंटोग खड़ी हो गई और बोली, बड़ी चाची, वह मेरा दोस्त है। महिला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्षण भर के लिए उसके गले में अटक गया, दोस्त। इस शब्द ने उसे असहज कर दिया। लिन परिवार की क्या प्रतिष्ठा थी। लिन शिंटोग तो लिन परिवार की युवा पीढ़ी की सबसे महान हस्ती थी। वह भविष्य में एक अद्वितीय महारानी बन सकती थी, फिर भी उन्होंने ऐसे व्यक्ति से दोस्ती की। अगर वो उसकी पोती होती तो उसे डांटती, लेकिन लिन शिंटोग के सामने वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसने बस अपने भावों को नर्म करते हुए धैर्य से कहा, शिंटोग, दोस्त बनाना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन तुम्हें ये देखना चाहिए कि सामने वाला कैसा इंसान है। तुम्हारा खानदानी परिवार है और भविष्य में तुम्हारी अपार सफलताएं होंगी। अगर तुम दोस्त बनाना चाहती हो तो शेन तू नानुतियान जैसे लोग ही बनाओ, जो एक बड़े खानदान से आते हैं। ये ऐसे नौजवान हैं जो भविष्य में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। जहां तक कुछ आवारा लोगों या निकम्मों की बात है, तो बेहतर है कि तुम उनसे मिलजुल न रखो, वरना तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और दूसरे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारा क्या कहना है, शिंटोग? उस महिला ने अपनी बात को नरमी से कहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके शब्दों में श्रेष्ठता झलक रही थी। उसने यी यून को बिल्लियों, कुत्तों या नीच लोगों से तुलना की, जिससे लिन शिंटोग क्रोधित हो गई। लिन शिंटोग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए ठंडे स्वर में कहा, बड़ी चाची, वह मेरा दोस्त है। आप तो मेरी बड़ी ही हैं। आपने लंबा जीवन जिया है, अनेक लोगों को देखा है और अनेक परिस्थितियों का सामना किया है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि मात्र जान पहचान से दो करीबी लोगों के बीच कलह नहीं पैदा करनी चाहिए। लिन शिंटोग के शब्दों में कोई अपशब्द नहीं थे, लेकिन उन्हें सुनते ही महिला का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। महज जान पहचान के कारण दो करीबी लोगों के बीच कलह नहीं होनी चाहिए। शाही पोशाक पहने महिला लिन शिंटोग की बड़ी चाची थी, लेकिन ये उनका लिन शिंटोग के साथ क्या रिश्ता था। वह महज एक दोस्त था, और वह भी एक ऐसा दोस्त जिसके साथ मेरा रिश्ता कितना गहरा था, यह मुझे पता नहीं था। हालांकि लिन शिंटोग ने वास्तव में कहा था, महज जान पहचान से दो करीबी लोगों के बीच कलह नहीं पैदा होनी चाहिए। इसका मतलब यह था कि लिन शिंटोग के दिल में बड़ी चाची के रूप में वह महज एक परिचित थी। वह उसके लिए महत्वहीन थी। जहां तक इस तुच्छ व्यक्ति ये यून की बात है, वह लिन शिंटोग के दिल में बड़ी चाची से भी अधिक स्थान रखता था। इससे पहले लिन शिंटोग ने यह भी कहा था कि वह महिला केवल लिन शिंटोग की बड़ी ही मानी जा सकती है। इसका यह भी अर्थ था कि एक ही कुल से होने के संबंध और बड़े छोटे के रिश्ते के अलावा, जिसे मिटाया नहीं जा सकता था, लिन शिंटोग के दिल में एक बड़ी चाची के रूप में उनका कोई महत्व नहीं था। अपनी दूर की स्थिति का फायदा उठाते हुए लिन शिंटोग के करीब रहने वाले बच्चे की आलोचना करना उसका अहंकारपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार था। तुम, महिला की आवाज थोड़ी कांप उठी। इतने सारे लोगों के सामने, जिनमें कुलमाता और उनके साथ आए कनिष्ठ लोग भी शामिल थे, उन तीखे शब्दों का सामना करने से उसकी सारी बेइज्जती हो गई थी। हालांकि वह एक शब्द का भी खंडन नहीं कर सकी। जब लिन शिंटोग छोटी थी और अपने परिवार से हर तरह के दुर्व्यवहार का सामना करती थी, तब उन्होंने एक बड़ी चाची के रूप में कभी भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई थी। इसके विपरीत उन्होंने हमेशा एक षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया था। महज 2 साल पहले ही, जब लिन शिंटोग एक अद्वितीय महान महारानी बन सकती थी और सुदूर भविष्य में शेनतू परिवार और लिन परिवार की एक असाधारण हस्ती बन सकती थी, तब उन्होंने लिन शिंटोग के साथ अपने संबंधों को गहरा करने की कोशिश की थी। लेकिन इसका क्या फायदा था। लिन शिंटोग के लिए अपनी बड़ी चाची के प्रति विनम्र व्यवहार करना केवल बड़ों के प्रति आदर का भाव था। अगर बात उसके दोस्तों या उसके गुरु की होती तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। शिंटोग, तुम अपने शब्दों में इतनी निर्भीक कैसे हो सकती हो? कुलमाता ने फटकार लगाते हुए शाही पोशाक पहने महिला की मदद की ताकि स्थिति को संभाला जा सके। बड़ी चाची ने गुस्से से यीयुन की ओर देखते हुए शर्मिंदगी से कहा, कुलमाता जी, ये लड़का अभी छोटा है और निम्न दर्जे का है। इसे कुछ भी नहीं पता, फिर भी यह शेनतू परिवार और लिन परिवार के उस मामले में कूद पड़ा है जिसका फैसला केवल महान सम्राट ही कर सकते हैं। इसे अपनी औकात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। शेनतू परिवार और लिन परिवार के बीच का बड़ा मामला उच्च अधिकारियों द्वारा तय किया जाता था, इसलिए किसी कनिष्ठ व्यक्ति का चर्चा में शामिल होना स्वाभाविक रूप से दूसरों को यह एहसास दिलाता था कि वह नियमों को नहीं जानता और वह परिपक्व और हास्यास्पद है। यीयुन ने शांत भाव से कहा, मैं तो बस एक संभावना बता रही थी। शेनतू परिवार शायद मिस लिन का इलाज न कर पाए। ये तो एक मजाक है। जब कोई बड़ा परिवार कुछ करता है तो क्या आपको लगता है कि बच्चे घर घर खेल रहे हैं? अगर उनमें जरा भी आत्मविश्वास नहीं है तो क्या वे दुनिया भर में हंसी का पात्र नहीं बन जाएंगे? इसके अलावा हमारी लिन परिवार स्वयं इसकी पुष्टि करके पूर्ण सफलता सुनिश्चित करेगी। क्या आपको लगता है कि हमारी लिन परिवार के बुजुर्ग आपके विचारों को नहीं समझ सकते? क्या उनकी अंतर्दृष्टि आपकी अंतर्दृष्टि से कमतर है? क्या तुम वीरान स्वर की तकनीक जानते हो? क्या तुम प्राचीन नुस्खा जानते हो? तुम तो बस सूजी के नाम के शिष्य हो। सचमुच ये लड़के अज्ञानी हैं और उनकी बातें हास्यास्पद हैं। उस महिला ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में तोप की तरह पलटवार किया। यीयुन ने चुपचाप उसकी बात सुनी और ऐसा जताने की कोशिश की मानो वह महिला के शब्दों से स्तब्ध रह गया हो। अंततः इससे उसे राहत का एहसास हुआ। हालांकि यीयुन का दर्जा तो वैसे भी नीचा था। इस तरह के लेन देन में भाग लेने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपना दर्जा गिरा दिया हो और यह सब व्यर्थ था। उसके लिए यह एहसास किसी कीड़े के काटने जैसा था। अगर उसने उस कीड़े को कुचल भी दिया तो क्या हुआ? उसे कीड़े ने काटा तो था ही। कुलमाता, महिला को डर था कि कुलमाता इस मामले पर संकोच करेगी, इसलिए उसने कुलमाता की ओर मुड़कर कहा, शेनतू कुल की निर्जन स्वर तकनीक की विरासत असाधारण है, जिस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। ये वास्तव में हमारे लिन परिवार से एक स्तर ऊपर है।
यदि लिन परिवार शेंतु कुल के साथ गठबंधन करता है तो जब लिन शिंटो कमान संभालेगी तो हमारे लिन परिवार की निर्जन स्वर्ग तकनीक की विरासत भी संभवतः एक स्तर ऊपर हो जाएगी। शेंतु कुल द्वारा आयोजित वीरान स्वर्ग तकनीक का चाय सत्र 2 महीने बाद होगा। उस समय शेंतु कुल को शिंटो की निष्क्रिय नसों को ठीक करने की अपनी क्षमता साबित करनी चाहिए। शाही पोशाक पहने महिला ने कहा और सू जी की ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते हुए बोली, एल्डर सू, आपने तो डेसोलेट हेवन तकनीक की चाय की बैठक की तैयारी कर ली होगी, है ना? उस महिला को पता था कि चाय सत्र में सू जी की हार निश्चित है। हालांकि उसकी डेसोलेट हेवन तकनीक का स्तर बहुत ऊंचा था, फिर भी वह शेंतु परिवार के गुरुओं का सामना नहीं कर पाएगा। सू जी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी हार निश्चित थी। उस महिला के सूजी से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए सूजी को कष्ट में देखकर उसे स्वाभाविक रूप से खुशी हुई। साथ ही यदि शेंतु परिवार अपनी शक्ति साबित कर देता तो इससे उसकी स्थिति मजबूत हो जाती, क्योंकि चाहे जो भी हो इस विवाह से लिन परिवार को ही लाभ होगा। मेरी तैयारियों के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा लगता है कि आप लिन परिवार के कुचले जाने का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि सूजी के मन में उसके बारे में अच्छी राय नहीं थी और उसे उसके कड़वे शब्दों का निशाना बनाया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चुप नहीं बैठा। उसने तुरंत शब्दों से पलटवार किया, एल्डर सू, आपको यह जताने की जरूरत नहीं है कि मैं छुपकर दूसरों की मदद कर रहा हूं। बेशक मैं चाहता हूं कि लिन परिवार सुर्खियों में आए, लेकिन मैं अंधाधुंध सपना नहीं देखता। क्या इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जीते? सू जी से झगड़ा करने वाली महिला को देखकर कुलमाता का चेहरा उतर गया और उन्होंने महिला को फटकारते हुए कहा, चुप रहो, थोड़ी तो तमीज रखो। सू जी लिन परिवार के मेहमान थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना आवश्यक था, अन्यथा वे आसानी से चले जा सकते थे। अगर शाही पोशाक पहनी महिला सूजी से बहस करती तो परिवार की मुखिया उसे फटकार लगाती। वह महिला चुप रही। उसने वे शब्द अचानक ही कह दिए थे। कुलमाता ने अपनी ड्रैगन शीर्ष वाली छड़ी पर सहारा लेते हुए खड़े होकर कहा, एल्डर सू, चाय सत्र का मूल उद्देश्य शेंतु परिवार को अपनी निर्जन स्वर्ग तकनीक का प्रदर्शन कराना था। हालांकि उन्होंने काफी पहले से तैयारी कर ली है और हमें तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। साथ ही हमारी अपेक्षाकृत निम्न वंश परंपरा के कारण हमें दबाया जा सकता है। फिर भी हमारे लिन परिवार को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में मैं एल्डर सू पर भरोसा कर सकता हूँ। आपको लिन परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखनी होगी। कुलमाता की आवाज में ईमानदारी थी। सू जी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कुलमाता को शांति मिले। ठीक है। कुलमाता ने सिर हिलाया और लिन शिंटोग की ओर मुड़ी। शिंटोग, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। तुम्हारे सामने अभी लंबा जीवन पड़ा है। मैंने बहुत लंबा जीवन जी लिया है और बहुत से लोगों और चीजों को देखा है। इतना सब कुछ अनुभव करने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अभी भी युवा हैं। आप अभी जो कुछ भी सोच रहे हैं और जिस पर अड़े हुए हैं वह कुछ हजार साल बाद जब आप वास्तव में बड़े हो जाएंगे तब बचकाना और हास्यास्पद लग सकता है। जिस चीज को आप दिल से मानते हैं हो सकता है वो आपकी चाहत न हो। आप शायद अभी मरना पसंद करें, लेकिन अंततः अपमान के बावजूद आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। शायद एक दिन आप इस बात का जश्न भी मनाएं कि आपने हार मान ली। उद्धरण चिन्ह। कुलमाता के बोलने के बाद उन्होंने अपनी छड़ी का सहारा लिया और लड़कियों के समूह के साथ वहां से चली गई। अध्याय 385, आत्मा का पोषण करने वाला अवशेष। लिन शिंटोग से अलग होने के बाद सू जी ने 2 महीने का एकांत प्रशिक्षण शुरू किया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह निर्जन स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र में कोई गलती नहीं कर सकता था। ये यून ने भी वीरान स्वर्ग तकनीक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। सू जी ने उसे मिस्टिक क्रिस्टल हैंड और स्मॉल थाउजेंड सील जैसी सभी तकनीकें सिखा दी थीं। अब बाकी का प्रशिक्षण उसे खुद ही करना था। ये यून ने खुद को उस निजी अस्थि शोधन कक्ष में बंद कर लिया जिसे सू जी ने उसके लिए तैयार किया था। उसके सामने तरह तरह की निर्जन अस्थि सामग्रियां रखी थीं। इनमें से कुछ सामग्रियां सू जी ने उपलब्ध कराई थीं, जबकि बाकी उसने दिव्य वन में रहते हुए मारे गए निर्जन जानवरों से प्राप्त की थीं। मूलतः ये सभी सामग्रियां ताया दिव्य नगर को सौंपकर गौरव अंक प्राप्त करने के लिए थी, लेकिन गठबंधन प्रतियोगिता के बाद ये उनके लिए गौरव अंकों का कोई महत्व नहीं रह गया। इसलिए ये यून ने उन्हें अपने पास रख लिया। निर्जन स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करना एक बेहद उबाऊ प्रक्रिया थी। इससे उसकी मानसिक शक्ति भी बहुत खर्च हो जाती थी। ये यून अक्सर एक दिन और एक रात अस्थि शोधन कक्ष में बिताता था। वह जिस तरह से वीरान स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करता था उसमें वह बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके वीरान स्वर्ग की शक्ति को निकालता था और वीरान स्वर्ग की शक्ति को नियंत्रित करके वह लगातार मोहरे बनाता था, उन्हें नष्ट करता था, फिर से मोहरे बनाता था और उन्हें नष्ट करता था। एक ही जादुई मोहर को आमतौर पर सैकड़ों बार दोहराया जाता था। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती थी जब तक कि वही यून के दिमाग में पूरी तरह से अंकित न हो जाए। ये कुछ ऐसा था जो उसकी आदत बन गई थी। शुरुआत में सूजी द्वारा ये यून को मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सिखाने के बाद ये यून मिस्टिक क्रिस्टल हैंड की मदद से 50 से अधिक मोहरे बनाने में सक्षम हो गया। बहुत जल्द ही ये यून ने शेष 40 रूनिक मोहरे भी पूरी तरह से बना ली। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था क्योंकि ये यून मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का अभ्यास करते समय अत्यंत निम्न श्रेणी की वीरान हड्डियों का उपयोग कर रहा था। निम्न श्रेणी की निर्जन हड्डियों में निर्जन शक्ति बहुत कम होती थी और उन्हें नियंत्रित करना आसान था। निर्जन हड्डियों की श्रेणी बढ़ने के साथ साथ रहस्यमयी क्रिस्टल हाथ का उपयोग करके निर्जन शक्ति को नियंत्रित करना और मोहरे बनाना भी कठिन होता जाता था। ये यून के बैंगनी क्रिस्टल के बावजूद भी वह इस नियम को नजरअंदाज करने में असमर्थ था। आखिरकार मिस्टिक क्रिस्टल हैंड और स्मॉल थाउजेंड सील वन साइज फिट्स ऑल तकनीकें थीं। डेसोलेट हेवन तकनीक में जैसे जैसे उच्च स्तर प्राप्त होता गया, ये दोनों सीलें उतनी ही अपर्याप्त प्रतीत होने लगी। ये दोनों तकनीकें दीर्घकालिक समाधान नहीं है।
हालांकि मेरी वीरान स्वर्ग तकनीक फिलहाल सीमित है। मेरे पास साधना के लिए पर्याप्त समय भी नहीं है। इन सभी जटिल हस्त मुद्राओं को पूरा करना आसान नहीं है। 2 महीने में इस पर महारत हासिल करना तो और भी असंभव है। उद्धरण चिन्ह। ये यून ने अपनी योजना पहले ही बना ली थी। मिस्टिक क्रिस्टल हैंड और स्मॉल 1000 सील का उपयोग केवल संक्रमणकालीन अवस्था में किया गया था। जब कोई डेजोलेट हेवन मास्टर डेजोलेट हेवन तकनीक का अभ्यास करता है तो सरल से कठिन की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया अवश्य होती है। एक संक्रमणकालीन प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए। अगले चरण के लिए ये यून ने पहले ही कुछ सीलिंग तकनीकें चुन ली थी जिन्हें वह सीखना चाहता था। इन सभी तकनीकों की विशेषता ये थी कि इनका दायरा व्यापक था। ये यून ने फिलहाल किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा को लक्षित करने वाली सीलों को सीखने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि उसका समय बहुत कीमती था। ये यून ने 10 दिनों तक दिन रात अभ्यास किया। वह अक्सर तब तक अभ्यास करता था जब तक उसकी मानसिक शक्ति पूरी तरह समाप्त न हो जाए। वह कुछ देर ध्यान करता और फिर से अभ्यास में लीन हो जाता। अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर देना और फिर थोड़े समय के ध्यान के बाद अभ्यास जारी रखना भी उनकी आत्मा के लिए एक प्रकार का प्रशिक्षण था। पब फ्यूचर विज्ञापन। खटखट खटखट खटखट। ठीक उसी क्षण अस्थि शोधन कक्ष के बाहर दस्तक सुनाई दी। ये यून ने अपना काम रोक दिया और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। आमतौर पर जब निर्जन स्वर्ग के स्वामी अभ्यास करते थे तो उन्हें परेशान करना वर्जित था क्योंकि इससे बनी हुई मुहर आसानी से टूट सकती थी। कौन है भाई? ये यून पत्थर के दरवाजे तक गई और गंभीर भाव से दरवाजा खोला। ये यून ने देखा कि दरवाजे पर एक युवती खड़ी है। इस समय ये यून के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। वह भयंकर और डरावना लग रहा था जिससे युवती दंग रह गई। तुम कौन हो? ये यून की आवाज थोड़ी कर्कश थी। लगातार अभ्यास के कारण ये यून की मानसिक स्थिति कुछ हद तक दबी हुई थी। युवा स्वामी यून। यून। युवती ने घूंट भर लार ली। इन दिनों ये यून यंतियन के छद नाम का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे युवा स्वामी यून कहकर संबोधित करती थी। दरअसल लिन परिवार में लिन शिंटोग और सू जी के अलावा लगभग किसी को भी ये यून की परवाह नहीं थी। लिन शिंटोग की बड़ी चाची जैसी शख्सियतों को ये यून नापसंद तो था, लेकिन वे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। जहां तक उन अन्य निर्जन स्वर्ग के गुरु शिष्यों की बात है जिन्होंने उस समय ये यून का प्रदर्शन देखा था, वे उससे कोई मतलब नहीं रखते थे क्योंकि उनके मन में यह विचार था कि ये यून सिर्फ एक ढोंगी था जो प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा कर रहा था। ये यून अक्सर अकेले ही हड्डी शोधन कक्ष में बंद रहता था और उसका उनसे कोई संपर्क नहीं होता था, इसलिए जब उसके सामने खड़ी युवती ने अचानक उसे युवा स्वामी यून कहकर संबोधित किया तो ये यून थोड़ा चौंक गया। उस युवती ने झिझकते हुए एक अंतरस्थानिक अनुभूति निकाली और कहा, ये हमारे परिवार की मिस सोल ने दी है। आत्मा पोषण की पवित्र वस्तु और अनुभूति के बारे में मिस ने कहा था कि ये युवा स्वामी यून के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए। घबराई हुई युवती ने अंतरस्थानिक अनुभूति ये यून को सौंप दी और भागने लगी। ये यून की लाल आंखें और उग्र रूप देखकर वह सचमुच डर गई थी। ये यून कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर संभला। ये लड़की लिन शिंटोग की नौकरानी थी। लिन शिंटोग के आंगन में उसने इस नौकरानी को देखा था और उस पर उसकी नजरें यूं ही पड़ गई थी। तो इसे मिस लिन ने भेजा था। ये यून ने अपने हाथ में मौजूद अंतरस्थानिक अनुभूति को देखा। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसका परीक्षण करते हुए उसने महसूस किया कि इस अंतरस्थानिक अनुभूति की क्षमता उसके पास मौजूद अनुभूतियों की क्षमता से 10 गुना अधिक थी। ये सचमुच एक जादुई वस्तु थी। शायद इसका कारण ये था कि लिन शिंटोग को लगा कि शाही पोशाक पहने महिला ये यून को उसके साजो सामान के कारण तुच्छ समझती थी। उसके साजो सामान से महिला को एक नजर में ही पता चल गया था कि ये यून कोई अमीर व्यक्ति नहीं है और वह किसी छोटे से गांव से आया है। अनुभूति से वस्तु निकालते ही पता चला कि वह एक क्रिस्टल की तरह साफ जहर का डिब्बा था। जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक हरे रंग की निर्जन हड्डी का अवशेष लुढ़क कर बाहर निकला। यह आत्मा को पोषित करने वाला अवशेष था। यह किसी अवशेष का नाम नहीं था, बल्कि अवशेषों के एक प्रकार का सामान्य नाम था। ऐसे अवशेषों का सेवन करने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति तेजी से पुनः प्राप्त हो सकती थी। लिन शिंटोग ने सूजी से ही यह सीखा होगा कि वह निर्जन स्वर तकनीक का अभ्यास कर रहा था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद ये यून ने हरे रंग की वस्तु उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। पवित्र अवशेष को मुंह में लिए हुए ये यून उसे धीरे धीरे चबा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई नर्म मिठाई चबा रहा हो। ये यून ने आत्मा पोषण का सेवन किया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गर्म धारा बनकर उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई हो। ये यून को ऐसा लगा जैसे वह किसी झरने के पानी के कुंड में शुद्ध हो रहा हो। उसका मन शांत हो गया और सिरदर्द काफी हद तक कम हो गया। स्पष्टतः यह आत्मा के पोषण के लिए एक बहुत ही उत्तम अवशेष था। दरअसल लिन परिवार में लिन शिंटोग की स्थिति को देखते हुए वह जिन संसाधनों का उपयोग कर सकती थी वे सभी उच्च कोटि के थे। ये यून के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। जाहिर है इस समय लिन शिंटोग से मिलना उसके लिए सुविधाजनक नहीं था। लिन शिंटोग के लिए यह आसान नहीं था कि उसे अभी भी याद रहे कि वह वीरान स्वर तकनीक का अभ्यास कर रहा है और उसने एक दासी को भेजकर उसे आत्मा पोषण का अवशेष दिया हो। आत्मा पोषण संबंधी अवशेषों का ये बक्सा यून के लिए एक उत्तम उपहार था। इसकी मदद से वह निर्जन स्वर तकनीक का अभ्यास अधिक सुगमता से कर सका। कुछ मानसिक शक्ति प्राप्त करने और जेड बॉक्स को बंद करने के बाद ये यून ने एक बार फिर से शुष्क अभ्यास प्रक्रिया शुरू कर दी। जब योद्धा मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेते थे तो उनका अकेलापन नियति थी। यही बात डेसोलेट हेवन तकनीक का अभ्यास करने पर भी लागू होती थी। ये यून के सामने एक लंबी वीरान स्वर तकनीक की पत्थर की बेंच थी। उस पर वीरान हड्डियों की एक पंक्ति रखी थी। बाएं से दाएं ये वीरान हड्डियां उनके स्तर के अनुसार व्यवस्थित थीं। सबसे बाईं ओर पड़ी निर्जन हड्डियां सामान्य निर्जन हड्डियां थीं। ये यून ने उन निर्जन हड्डियों पर मिस्टिक क्रिस्टल हैंड और स्मॉल 1000 सील को पुनर्ता पूरा कर लिया था। बीच में सामान्य श्रेणी के निर्जन पशुओं की, साथ ही राजा श्रेणी के निर्जन पशुओं की निर्जन हड्डियां पड़ी थीं।
ये दो प्रकार की उपेक्षित हड्डियां यी यून के प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु थीं। और दाईं ओर सबसे उच्च श्रेणी की वीरान हड्डियां थीं। ये गोल्डन क्रो प्रजाति की हड्डियां थीं जिन्हें यी यून ने फॉलन स्टारगेट में प्राप्त किया था। यी यून ने गोल्डन क्रो प्रजाति को मारने के बाद उसके शरीर के किसी भी हिस्से को बर्बाद नहीं किया। यी यून ने गठबंधन टूर्नामेंट में लगभग सारा गोल्डन क्रो का खून खत्म कर दिया था। यी यून ने बचे हुए पंख, पंजे, निर्जन पशु का मांस और सबसे कीमती निर्जन हड्डियां अपने पास रखी हुई थीं। यी यून ने चुपचाप अपनी निगाहें आदिम प्रजाति की वीरान हड्डियों पर डाली। गहरे लाल रंग की वीरान हड्डी मानो धधकती हुई लाल हो रही थी। अभी 2 महीने बाकी थे, काफी समय होना चाहिए। अध्याय 386 वीरान स्वर्ग तकनीक चाय सत्र प्रारंभ। समय बीतता चला गया और यी यून को पता ही नहीं चला। वह चुपचाप अभ्यास करता रहा, मानो उसे समय का पता ही न हो। एक दिन अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार वह लिन शिंतोन की नौकरानी नहीं, बल्कि वह महिला शिष्या थी जिससे वह लिन परिवार के निर्जन स्वर्ग तकनीक हॉल में पहली बार प्रवेश करते समय मिला था। वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की शिष्या थी जिसका उपनाम सन था। वरिष्ठ भाई यून, मेरे गुरु ने मुझे आपको ये बताने का आदेश दिया है कि निर्जन स्वर्ग तकनीक का चाय सत्र कल सुबह से शुरू होगा। कल सुबह? ये यून ने अपने बिखरे बालों को सहलाया। उसने लोगों को यह आभास कराया कि वह अभी अभी जागा है। 2 महीने बीत गए। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। युवती की निगाहें यी यून के शरीर से परे जाकर उसके पीछे की ओर गईं। ये देखकर वह आश्चर्य से अपना मुंह ढंक बैठी। इसका एकमात्र कारण यही था कि यी यून का अस्थि शोधन कक्ष अत्यधिक अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था मानो डाकुओं ने उसे लूट लिया हो। पत्थर की बेंचों पर 4 से 5 वीरान स्वर्ग तकनीक की डिस्क सरणियां बेतरतीब ढंग से रखी हुई थीं। जमीन पर कुछ सामग्रियां बिखरी पड़ी थीं। इनमें से अधिकांश सामग्रियों से ऊर्जा निकाल ली गई थी। कुछ में दरारें थीं, कुछ टूटी हुई थीं, कुछ तो चूर चूर हो चुकी थीं। अगर कोई हड्डी शुद्धिकरण कक्ष में चला जाता तो वहां पैर रखने की भी जगह नहीं होती। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? ये यून ने सहजता से पूछा। बड़े भाई यून, मेरा नाम शियाओकी है, युवती ने स्पष्ट शब्दों में कहा। तो ये तो छोटी बहन शियाओकी है। क्या मेरे गुरुजी एकांतवास से बाहर आ गए हैं? वह बाहर हैं। एल्डर सू अभी हॉल में मेरे गुरु के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे समझ आ गया। छोटी बहन शियाओकी, अगर तुम वापस जा रही हो तो कृपया मेरे गुरु को बता देना कि किसी को इस अस्थि शोधन कक्ष की सफाई करने के लिए भेज दे। चूंकि कल निर्जन स्वर्ग तकनीक का चाय सत्र है, इसलिए मुझे थोड़ा आराम करना होगा। ये कहते हुए यी यून ने लापरवाही से कुछ उपयोगी सामग्री उठाए और उन सभी को अपने अंतरस्थानिक छल्ले में भर दिया। इसके बाद उसने अपना सिर खुजलाया और उस युवती के पास से गुजर गया। ये सुनकर युवती कुछ अवाक रह गई। उसने उसका नाम सिर्फ ये कहने के लिए पूछा था, क्या एल्डर सू से किसी को हड्डी शोधन कक्ष की सफाई के लिए नियुक्त करने के लिए कहा जाए? शाओकी अवाक रह गई। ये सीनियर ब्रदर यून, जो सिर्फ नाम के शिष्य थे, उन्होंने तो एल्डर सू को आदेश दे दिया था। एक शिष्य ने अपने गुरु को आदेश दिया और ऐसे कहा जैसे ये कोई स्वाभाविक बात हो। ये क्या बकवास है। लिन परिवार में एल्डर सू का पद असाधारण था। उनका दर्जा तो उनके अपने स्वामी से भी ऊंचा था, तो भला उन्हें कौन आदेश दे सकता था? और उन्हें कोई मामूली काम करने का आदेश दिया जा रहा था। ये यून को दूर जाते देख शियाओकी का मन हुआ कि वह दौड़कर उसके पास जाए और उसे वापस खींच लाए, लेकिन वह अंतर्मुखी स्वभाव की थी और मुंह खोलने के बावजूद उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इस समय तक ये यून गलियारे के मोड़ से ओझल हो चुका था। शाओकी कुछ देर तक वहीं स्तब्ध खड़ी रही। अंततः उसमें सूजी के पास जाकर उनसे अस्थि शोधन कक्ष की सफाई करवाने का आदेश देने की हिम्मत नहीं हुई। अगर वह ऐसा करती तो न सिर्फ उसका स्वामी बल्कि सूजी भी उसे डांटते, और अंत में उसका स्वामी उसे अस्थि शोधन कक्ष की सफाई का आदेश अवश्य देगा। आखिरकार अस्थि शोधन कक्ष में रखी कई चीजों की सफाई केवल वीरान स्वर्ग तकनीक के जानकार लोग ही कर सकते थे। एक सामान्य व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता था। इस बात के बारे में सोचते ही शियाओकी को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। इस व्यक्ति ने हद ही पार कर दी थी। उसने इतना अच्छा निजी अभ्यास कक्ष इस्तेमाल कर लिया था कि उसे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। उसने उसे बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। क्या उसमें जरा भी शिष्टाचार है? शाओकी गुस्से में थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। हड्डी शोधन कक्ष की दयनीय स्थिति देखकर उसने पैर पटके और अंत में दबे पांव कमरे में प्रवेश किया। मैं इसे ऐसे मानूंगी जैसे मैं तुम्हारी कर्जदार हूं। ये कहते हुए शियाओकी ने अपने दांत पीस लिए। उसने अस्थि शोधन कक्ष की सफाई शुरू की। जब वह निर्जन स्वर्ग तकनीक की पत्थर की बेंच के पास पहुंची तो उसकी सतह अस्थि चूर्ण की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। अन्य स्थान भी गंदे थे। उसने अनुमान लगाया कि इस गंदगी को साफ करने में उसे कम से कम 1 घंटा लगेगा। शाओकी को बहुत बुरा लगा। ये यून को कोसते हुए उसने जगह की सफाई की। उसे ऐसी चीज की सफाई करनी पड़ी जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। कचरा साफ करते समय शियाओकी को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वीरान स्वर्ग तकनीक के पत्थर की बेंच के कोने पर उसे एक बहुत ही विचित्र पदार्थ का अवशेष मिला। यह एक उजाड़ ढांचा था जो पहले ही धूल में तब्दील हो चुका था। सामान्यतः निर्जन हड्डियों से ऊर्जा निकाल लेने के बाद उनका रंग भूरा सफेद हो जाता है और वे धूल में बदल जाती हैं, लेकिन यह निर्जन हड्डी पाउडर बनने के बाद भी गहरे लाल रंग की ही रही। यह बहुत ही विचित्र था, और जब शियाओकी ने लाल पाउडर को छुआ तो उसे उसकी हल्की सी गर्मी महसूस हुई। यह पाउडर को गर्म करने से उत्पन्न अवशिष्ट गर्मी नहीं थी, बल्कि पाउडर की ही गर्मी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके भीतर अग्नि तत्व की ऊर्जा या शुद्ध यांग ऊर्जा समाहित थी। उसने सामग्री को ठीक से निकाला भी नहीं। अभी भी इतनी सारी पावर ऑफ डेसोलेट्स बची हुई है। कितना बड़ा नुकसान। शाओकी मन ही मन कुछ बुदबुदाए, लेकिन वह ये नहीं पहचान पाई कि यह किस प्रकार की निर्जन हड्डी है। आखिरकार इसकी ऊर्जा निकाल ली गई थी, और निर्जन हड्डियों के कई प्रकार होते हैं।
यहाँ तक कि निर्जन स्वर्ग के स्वामी भी इसे आसानी से नहीं पहचान पाएंगे। शाओकी ने सारा पाउडर एक थैले में डाल दिया। ये यून उस कमरे में लौटा जो सूजी ने उसके लिए तैयार किया था। बिस्तर पर सिर रखते ही वह गहरी नींद में सो गया। 2 महीने के गहन अभ्यास के बाद वह बहुत थक गया था। आमतौर पर जब ये यून विश्राम करता था तो वह ध्यान करता था, लेकिन इस बार ध्यान करना पर्याप्त नहीं था। ये यून तुरंत गहरी नींद में सो गया। उसकी चेतना पूरी तरह से विच्छेद हो गई क्योंकि उसकी आत्मा गहरी नींद की अवस्था में चली गई। उसकी सभी मानसिक गतिविधियां रुक गईं। ये यून लगभग पूरी रात और दोपहर के आधे समय तक यानी लगभग 15 घंटे सोई। आकाश में रोशनी होने पर ही ये यून को हल्की सी नींद से जागना शुरू हुआ। कुछ पल बिस्तर पर लेटने के बाद वह अचानक उठ खड़ा हुआ। कमरा हल्का रोशन था, लेकिन ये यून की आंखें चमक रही थीं। वे मानो किसी रहस्यमय बिजली की 2 किरणों की तरह थीं। अपने अंतर्मन में झांकते हुए ये यून ने महसूस किया कि उसके मन में मौजूद स्वर्ग नेत्र धीरे धीरे अपना आकार ले चुका था। अब ये यून ने अपना स्वर्ग नेत्र पूरी तरह से खोल लिया था। यह परिवर्तन ये यून द्वारा अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करने के कारण हुआ। निर्जन स्वर्ग तकनीक के गहन अभ्यास ने ये यून की आत्मा का विस्तार किया था। ये यून ने गहरी सांस ली और सांस बाहर छोड़ी। उसने देखा कि तलवार की ऊर्जा प्रकट हुई। अब ये यून पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से जागृत था। वह अपने आसपास घट रही हर चीज से पूरी तरह अवगत था। अब वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय सत्र में भाग लेने का समय था। ये यून ने आराम से स्नान किया और सूखे साफ कपड़े पहन लिए। सूजी द्वारा छोड़े गए मुखौटे को पहनकर वह अपने निवास से बाहर निकल गया। उसने अपनी आवाज बदलने के लिए धीरे से अपना गला दबाया। यह उसकी मूल आवाज से ज्यादा अलग नहीं थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में शेनतू परिवार ने शायद ही कभी सोचा होगा कि चींटी जैसे दुबले पतले ये यून, जिसकी साधना शक्ति कमजोर हो चुकी है, लिन परिवार में प्रकट होगा। वह अचानक लिन परिवार के एक निर्जन स्वर्ग के स्वामी में परिवर्तित हो गया था और वह सूजी का शिष्य था। दोनों के बीच सामाजिक स्थिति का अंतर बहुत अधिक था, इसलिए शेनतू परिवार की कल्पनाशीलता चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उन्हें आपस में जोड़ना बहुत मुश्किल था। दूर से ये यून ने तियान हुआ चोटी पर एक विशाल हवाई यान को उतरते देखा। हवाई यान पर एक ऐसा चिन्ह खुदा हुआ था जिससे ये यून बहुत परिचित थी। ये शेनतू कुल का प्रतीक चिन्ह था। शेनतू परिवार के लोग पहले ही आ चुके थे। अध्याय 387 शत्रुओं का मिलन। तियान हुआ चोटी लिन परिवार के जैद स्पिरिट पर्वत श्रृंखला की 18 मुख्य चोटियों में से एक थी। तियान हुआ चोटी पर स्थित तियान हुआ उद्यान में वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय साधना का आयोजन किया गया था। जेड बैम्बू शिखर पर फैले विशाल जेड बैम्बू के विपरीत तियान हुआ शिखर पर स्थित उद्यान में तरह तरह की जादुई जड़ी बूटियां उगाई जाती थीं। इसके अलावा ऊर्जा संग्राहक प्रणालियों के कारण तियान हुआ उद्यान में स्वर्ग पृथ्वी युवांची अत्यंत सघन थी। हर सुबह तियान हुआ उद्यान में हल्की पहाड़ी धुंध छाई रहती थी और उस धुंध में मिश्रित प्रचुर मात्रा में स्वर्ग पृथ्वी युवांची ऊर्जा के कारण गहरी सांस लेने मात्र से ही शरीर के रोम छिद्र खुल जाते थे। यह अत्यंत सुखद अनुभव था। तियान हुआ उद्यान के भीतरी भाग में एक स्वच्छ जल की झील थी। झील की सतह पर एक हरी इमारत थी। इमारत के सामने एक चौक था और चौक के चारों ओर जैद से बने मंडप थे। यह वह स्थान था जहां निर्जन स्वर्ग तकनीक का चाय सत्र आयोजित किया जाता था। आप सीनियर ब्रदर यून हैं। जब ये यून अपनी सीट के पास पहुंचा तो लिनकिन ने अनिश्चितता से उसके मुखौटे को अजीब तरह से देखते हुए पूछा। उसने इसलिए पूछा क्योंकि चाय के लिए सीटें पहले से ही तय थीं। जब ये यून तियान हुआ गार्डन पहुंचा तो उसका स्वागत एक रिसेप्शनिस्ट ने किया। अंदर जाने के लिए ये यून को अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ा, जो उसके लिए पहले ही बनाया गया था। ये यून ने लिनकिन की ओर सिर हिलाया और अपनी सामान्य आवाज में कहा, यह मैं ही हूं। तुमने मुखौटा क्यों पहना है? ये यून की गंदगी साफ करने के लिए मजबूर होने के कारण लिनकिन की ये यून के बारे में राय पहले जैसी अच्छी नहीं रही थी। अब तो ये यून ने मुखौटा भी पहन रखा था, मानो वह वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक में कूल दिखने की कोशिश कर रही हो। ये यून का मुखौटा पूरी तरह से चांदी जैसे सफेद रंग का था। आंखों के स्थान पर 2 गहरे लाल रंग की रेखाएं थीं। पहली नजर में ये डरावना लगता था। निर्जन स्वर्ग के गुरुओं के समूह में कुछ लोग रहस्यमयी होने का दिखावा करते थे और मुखौटा पहनना पसंद करते थे। वे जानबूझकर एक रहस्यमयी आभास देते थे, लेकिन वास्तव में उनकी कला उतनी महान नहीं थी। इसी क्षण ये यून ने शेनतू परिवार के हवाई यान को झील के किनारे उतरते देखा। शेनतू परिवार के कई निर्जन स्वर्ग गुरु और उनकी युवा पीढ़ी हवाई यान से बाहर निकले। झील के ऊपर बने इंद्रधनुषी पुल को पार करके वे झील के मध्य में स्थित चौक की ओर चल पड़े। ये लोग बारी बारी से बैठते थे। योद्धाओं की दुनिया में एक पदानुक्रम प्रणाली थी। जो लोग केंद्र के करीब बैठते थे, जहां सम्मान की सीटें थीं, वे विभिन्न बड़े पारिवारिक कुलों के महत्वपूर्ण व्यक्ति और सभी स्थानों के शीर्ष श्रेणी के निर्जन स्वर्ग के गुरु होते थे। और बाहरी क्षेत्रों में सामान्य पारिवारिक कुलों के बच्चे और कई निर्जन स्वर्ग के गुरुओं के शिष्य बैठते थे। ये यून स्वाभाविक रूप से बाहरी क्षेत्र में बैठा था। जैसे ही वह बैठने वाला था, ये यून के कदम रुक गए और उसकी चाल धीमी हो गई। उसने देखा कि झील के किनारे हरे रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति शेनतू परिवार के हवाई जहाज से उतर रहा था। झील पर बने इंद्रधनुषी पुल पर कदम रखने से पहले ही लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। उस व्यक्ति के हाथ में एक तह करने वाला पंखा था और उसने सिर पर पट्टी बांध रखी थी। उसके हरे रंग के कपड़े बेहद सादे थे, लेकिन चूंकि वह कई लोगों से घिरा हुआ था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसकी हर हरकत दिखावे वाली नहीं लगती थी, बल्कि वास्तव में सौम्य और आकर्षक थी। उसे देखने वालों को इससे बेहद सहजता महसूस हुई। शेनतू नानतियन। ये यून की आंखों में चमक आ गई। शेनतू नानतियान से अब मिलना वैसा ही था जैसा पहली बार ये यून ने उन्हें देखा था। तब शेनतू नानतियान को देखकर एक विनम्र विद्वान का आभास होता था। शेनतू नानतियान द्वारा जियांग शियाओरू की पहचान उजागर होने पर ही उसने अपना क्रूर रूप दिखाया।
युवा स्वामी नानटियन, आपके लिए इतनी दूर तक आना बहुत कठिन रहा होगा। इंद्रधनुषी पुल पर लिन परिवार के कुछ संरक्षक आज के शेंतु नानटियान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के स्वागत के लिए जिम्मेदार थे। शेंतु नानटियान, जो संभवतः लिन परिवार के ससुराल वालों में से एक और शेंतु परिवार के मुखिया बन सकते थे, स्वाभाविक रूप से उनमें से एक थे। युवा स्वामी नानटियन, कृपया इधर आइए। लिन परिवार का संरक्षक बहुत सतर्क था। एक बार लिन शिंटो की समाप्त हुई नसें जुड़ जाने के बाद जब तक लिन शिंटो चाहेगी, वह भविष्य में लिन परिवार की बागडोर संभाल लेगी। जहां तक शेंतु नानटियन की बात है, जो लिन शिंटो का मंगेतर बनेगा, उसका महत्व और भी बढ़ जाएगा। इसलिए संरक्षक को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का पूरा प्रयास करना था। अच्छा, धन्यवाद, शेंतु नानटियान ने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। शेंतु नानटियान धीरे धीरे चल रहे थे और उनके पीछे शेंतु परिवार के 3 शीर्ष वीरान स्वर्ग गुरुओं के शिष्य थे। वे सभी युवा थे और उनकी प्रतिष्ठा कम थी। फिर भी वे शेंतु नानटियान के साथ सम्मान की सीटों तक गए। यद्यपि वे पहली पंक्ति में नहीं बैठे, बल्कि पीछे की कुछ पंक्तियों में बैठे, लेकिन वे सीटें केवल बाहरी वरिष्ठों के लिए ही आरक्षित थीं। स्वागत समारोह के प्रभारी कर्मचारी को उन्हें वहां सहज भाव से बैठे देखकर अच्छा नहीं लगा। लिन शिंटो को छोड़कर लिन परिवार की युवा पीढ़ी के सभी सदस्य बाहरी सीटों पर बैठे थे। लिन परिवार की युवा पीढ़ी में से केवल लिन शिंटो ही सम्मान की सीटों पर बैठ सकती। ये तीनों कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चौकीदार ने कुछ असहजता से पूछा और अपने शब्दों को घुमा फिराकर यह जताने की कोशिश की कि वे वहां बैठने के योग्य नहीं थे। शेंतु नानटियान ने बिना ध्यान दिए कहा, ये तियान युआन जगत की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट निर्जन स्वर्ग स्वामी हैं। शेंतु फैंग और शेंतु हाई मेरे शेंतु परिवार से हैं और यह सोन परिवार की सोन जियुए हैं। शेंतु नानटियान द्वारा उल्लेखित सोन परिवार शेंतु परिवार के साथ गठबंधन में था। शक्ति के मामले में शेंतु नानटियान की तुलना में सोन परिवार थोड़ा कमजोर था, फिर भी वह तियान युआन काल के शीर्ष परिवारों में से एक था। चूंकि यह स्पष्ट था कि शेंतु परिवार शेंतु नानटियान को निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय सत्र की मेजबानी करने दे रहा था, इसलिए उनका स्वागत करने के प्रभारी संरक्षक ने आगे कुछ भी न बोलने का फैसला किया। ये शेंतु परिवार वाकई बहुत घमंडी है। लिन परिवार की ओर से कई युवा शिष्यों ने इस बात पर ध्यान दिया। शेंतु परिवार के कनिष्ठ शिष्य, जिनकी योग्यताएं उनके समान थीं, खुलेआम चौक के मध्य में बैठे थे। इसके विपरीत वे सभी झील के केंद्र के चारों ओर बने मंडपों पर बैठे थे। ये वीरान स्वर्ग तकनीक का चाय सत्र मूल रूप से शेंतु परिवार और लिन परिवार के वीरान स्वर्ग मास्टर्स के बीच एक प्रतियोगिता थी, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही शेंतु परिवार ने अपने रुख से उन्हें दबा दिया था। भला लिन परिवार के कनिष्ठ सदस्य इस बात पर कैसे सहमत हो सकते थे? शेंतु परिवार के ये पोते सचमुच खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं। ये यून और लिन किंग के अलावा लिन परिवार के एक कनिष्ठ सदस्य ने शपथ ली। इस व्यक्ति का नाम लिन युआन था। वह लिन किंग का सहशिष्य था, साथ ही वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का भी शिष्य था जिसका उपनाम सन था। लिन युआन ये यून से उम्र में थोड़ा बड़ा था, इसलिए भले ही ऐसा लग रहा था कि लिन परिवार जल्दी शेंतु कुल के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला है, फिर भी लिन युआन को शेंतु कुल पसंद नहीं था। उसे शेंतु कुल कभी भी देखने में अच्छा नहीं लगा। छोटी बहन, बस देखते रहो, जब चाय का सत्र शुरू होगा तब मैं उन पोतों को दिखाऊंगी कि ताकत क्या होती है। लिन युआन ने लिन किंग से बात करते हुए अपनी छाती थपथपाई। उसे अपनी ये दूर की चचेरी बहन बहुत पसंद थी, जो उससे कुछ साल छोटी थी। उसके सामने खुद को प्रदर्शित करना और उसकी प्रशंसा पाना निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव होगा। छोटी लिन किंग ने अपना सिर जोर से हिलाया, मानो वह अपनी इस वरिष्ठ शिष्या पर बहुत भरोसा करती हो। और लिन किंग के बगल में कुछ 14-15 साल के बच्चों ने भी यही कहा, हाँ, बड़े भाई लिन जरूर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और शेंतु परिवार के उन सभी लोगों को प्रभावित करेंगे। इन बच्चों में लिन युआन का रुतबा बहुत ऊंचा था। उसे इस समूह का नेता माना जा सकता था। लिन युआन, लिन किंग और ये यून जिस छोटे मंडप में बैठे थे, उसे संध्याकालीन हवा का मंडप कहा जाता था। लिन परिवार के 13-16 वर्ष आयु वर्ग के निर्जन स्वर्ग तकनीक के लगभग 5वें हिस्से के प्रशिक्षु संध्याकालीन हवा के मंडप में बैठते थे। निर्जन स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करने में लंबा समय लगता था। निर्जन स्वर्ग तकनीक के प्रशिक्षुओं के लिए कौशल का निर्धारण मुख्य रूप से उम्र के आधार पर होता था, क्योंकि सभी की प्रतिभा लगभग समान होती थी। 13-16 वर्ष की आयु के बच्चों में निर्जन स्वर्ग तकनीक का स्तर काफी सीमित था। लिन युआन संध्याकालीन हवा मंडप के युवाओं में सबसे बड़ा था, इसलिए वह मंडप का वरिष्ठ सदस्य भी था। इसी कारण निर्जन स्वर्ग तकनीक में कमजोर अन्य बच्चे लिन युआन को अपना नेता मानते थे। इसका यह अर्थ नहीं था कि लिन युआन निर्जन स्वर्ग तकनीक में वास्तव में प्रतिभाशाली था। लिन युआन अपनी भूमिका बखूबी जानता था और उसने बच्चों को जल्दी से इकट्ठा करके युद्ध रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी। लिन युआन जानता था कि शेंतु परिवार को आसानी से काबू में नहीं किया जा सकता। इसी क्षण वीरान स्वर्ग तकनीक पर आधारित चाय सत्र आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। क्योंकि इसे चाय का सत्र कहा गया था, इसलिए चाय तो थी ही। तरह तरह की मिठाइयों के साथ बढ़िया किस्म की चाय परोसी गई। चाय और पेस्ट्री बनाने में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियां अनमोल थीं और उनका मूल्य स्पष्ट था। सम्मान की सीटों पर परोसी जाने वाली चाय और मिठाइयां तो और भी उत्तम गुणवत्ता की थीं। ये चीजें आमतौर पर केवल लिन परिवार के पारिवारिक योगदान अंकों से ही प्राप्त की जा सकती थीं। इससे लिन परिवार के कई बच्चे दुखी हुए। इतनी अच्छी चीजें कुत्तों को खिलाई जा रही थीं। जब ये यून ने अपने सामने चाय का प्याला देखा तो उसने गौर किया कि चाय एकदम साफ थी, मानो पिघले हुए अंबर से बनी हो। चाय की खुशबू ताजगी भरी थी। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से वह उसमें घनीभूत प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये सभी किरणें शुद्ध युआनची से बनी थीं। ये वही चाय थी जो सामान्य जूनियर पीते थे और इसे डेसोलेट हेवन तकनीक वाले चाय सत्र में परोसी जाने वाली सबसे निम्न गुणवत्ता वाली चाय माना जाता था।
फिर भी इस चाय के प्याले ने यी यून को बहुत चौंका दिया। अगर यह चाय ताया दिव्य साम्राज्य में थी तो संभवतः ये शाही महल के लिए भी थी। तियान युआन साम्राज्य वास्तव में बेहद समृद्ध था। ऐसे वातावरण में सभी बेहतरीन संसाधनों और ताया दिव्य साम्राज्य से कहीं अधिक विशाल भूभागों के साथ साथ श्रेष्ठ पारिवारिक वंश परंपराओं और विरासतों के कारण ऐसे युवा अभिजात वर्ग का उदय हुआ जो ताया दिव्य साम्राज्य के अभिजात वर्ग से एक पूरे राज्य या उससे भी अधिक उच्च कोटि के थे। इससे यी यून ने भी आह भरी। वह निर्धन क्लाउड वाइल्डनेस से, जहां उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, ताया डिवाइन किंगडम पहुंचा। वहां से वह तियान युआन लोक में गया। उसने सचमुच इस लोक के स्तरों में भारी अंतर देखा था। यह उसके पिछले जीवन जैसा ही था। गरीब पहाड़ी क्षेत्रों में जहां वाहन भी नहीं जा सकते थे, सबसे धनी लोगों की संपत्ति भी शंघाई के एक आम आदमी की संपत्ति के 100वें हिस्से के बराबर नहीं होती। ये यून सोच ही रहा था कि तभी उसने झील के ऊपर बने पुल पर एक सफेद आकृति को देखा। ये यून का दिमाग चकरा गया। लिन शिंटोग आ गई थी। अध्याय 388 चकाचौंध। लिन शिंटोग के आने से स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। शेन तू नानतियान हल्के से मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, मिस लिन, आपसे मिले हुए काफी समय हो गया है। ऐसी स्थिति में भले ही लिन शिंटोग की शेन तू नानतियान के प्रति अच्छी राय नहीं थी, फिर भी उसने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। सम्मान की सीटों पर प्रवेश करते हुए लिन शिंटोग अपनी सीट पर बैठ गई और चुप रही। शेन तू नानतियान ने लिन शिंटोग को परेशान नहीं किया। शुरुआती विनम्र अभिवादन के अलावा उन्होंने आगे कोई जिद नहीं की। लिन परिवार के कुछ बच्चे जो शेन तू नानतियान को पसंद नहीं करते थे, वे भी शेन तू नानतियान के व्यवहार और रवैये से नाराज नहीं हो सके। हालांकि शादी का प्रस्ताव शेन तू परिवार ने रखा था, लेकिन शेन तू नानतियान ने लिन परिवार से भीख मांगने जैसा कोई भाव नहीं दिखाया। उनका व्यवहार न तो बहुत विनम्र था और न ही बहुत घमंडी, बल्कि एकदम सही था। शेन तू नानतियान ने लिन शिंटोग के पीछे न तो बहुत ज्यादा जोर डाला और न ही उन्हें बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया। ऐसे लड़के को लड़कियां आसानी से पसंद कर लेती हैं। यहाँ तक कि लिन परिवार की कुछ लड़कियां भी शेन तू नानतियान को देखकर दिल से धड़कने लगती थीं। सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व और बलवान युवा नायक जीवन भर साथ रहने के लिए आदर्श साथी था। हालांकि पहली पत्नी बनना संभव नहीं था, लेकिन रखेल बनना भी कोई बुरी बात नहीं थी। चाय का सत्र सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा, जिसमें उच्च अधिकारी सम्मान की सीटों पर बैठकर बातचीत करते और चाय पीते रहे। उन्होंने निर्जन स्वर तकनीक की समझ पर चर्चा की, विचारों का आदान प्रदान किया। सत्र सौहार्दपूर्ण प्रतीत हुआ। सू जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, जबकि लिन शिंटोग चुप रही। केवल शेन तू नानतियान ही दोनों पक्षों की देखभाल में मग्न थी, मानो मछली पानी में हो। शेन तू नानतियान के लिन परिवार में कई समर्थक थे। उदाहरण के लिए लिन शिंटोग की बड़ी चाची और छठे बड़े चाचा की शेन तू नानतियान के साथ सबसे दिलचस्प बातचीत होती थी। शाही पोशाक पहने हुए बड़ी चाची उसे बड़े स्नेह से प्यारे भतीजे नेंटियन कहकर संबोधित करती रही। प्रिय भतीजे नेंटियन वाकई असाधारण है। न केवल आपकी ताकत बेमिसाल है, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि प्रिय भतीजे नेंटियन ने डेसोलेट हेवन तकनीक में भी बहुत महारत हासिल की है। क्यों न मैं मंच पर जाकर थोड़ा प्रदर्शन करके अपने ज्ञान का विस्तार करूं। लिन शिंटोग की बड़ी चाची का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। बड़ी चाची, आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। मैंने तो बस वीरान स्वर तकनीक का थोड़ा बहुत अभ्यास किया है। शाही पोशाक पहने महिला के परिचय के बाद शेन तू नानतियान ने सहजता से उनसे बात करना शुरू कर दिया और लिन शिंटोग की तरह ही अभिवादन करते हुए उनके करीब आने का प्रयास किया। मार्शल आर्ट का रास्ता कांटों से भरा है। हालांकि मेरी योग्यता दूसरों से थोड़ी बेहतर है, फिर भी यह एक संघर्ष है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में मेरा बहुत समय लग जाता है, इसलिए मेरे पास वीरान स्वर तकनीक का अभ्यास करने की ऊर्जा नहीं बचती। मैंने बस कुछ अनूठे तरीके अपनाए हैं। अब मैं केवल रक्त की गोलियां और अवशेष निर्माण जैसी अस्थि शोधन तकनीकें ही कर सकता हूँ। शेन तू नानतियान ने विनम्रता से कहा। वास्तव में लिन शिंटोग और उनके साथियों जैसे कई प्रतिभाशाली देवदूत जो मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अमृत शोधन तकनीक, निर्जन स्वर्ग तकनीक और सरणी तकनीक में भी हाथ आजमाते हैं। इससे उनका ज्ञान बढ़ता है और मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उनके भावी मार्ग में बहुत सहायक होता है। शेन तू नानतियान के लिए भी यही बात लागू होती है। इस समय शाम की हवा वाले मंडप में मौजूद यी यून दूर से शेन तू नानतियान को घूर रहा था। उसकी निगाहें उदास हो गईं। रक्त की गोलियों और अवशेष निर्माण जैसी अस्थि शोधन तकनीकें, प्रश्नवाचक चिन्ह। वीरान जानवरों की हड्डियों के मूल्यवान होने के अलावा कई वीरान जानवरों का खून भी बहुत मूल्यवान था और इसे परिष्कृत करके रक्त की गोलियां बनाई जा सकती थीं। हालांकि शेन तू नानतियान के लिए रक्त की गोलियां बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री उजाड़ जानवरों का खून नहीं, बल्कि उजाड़ जाति का खून था। ये यून ये कैसे भूल सकता था कि कुछ महीने पहले चू राजमहल में शेन तू नानतियान ने जियांग शियाओरू को पकड़ लिया था। उसे पकड़ते ही शेन तू नानतियान ने सबसे पहले राजा चू से एक औषधि शोधन कक्ष मांगा था, ताकि वह जियांग शियाओरू के रक्त को रक्त की गोलियों में परिवर्तित कर सके। इतने सारे लोगों के सवालों का सामना करते हुए शेन तू नानतियान ने रक्त की गोलियों और अवशेष संरचनाओं की तकनीकों का उपयोग करके अपनी निर्जन स्वर्ग तकनीक का प्रदर्शन किया। ये सुनकर यी यून के हृदय में हत्या की भावना उमड़ पड़ी। हाँ, वीरान स्वर्ग की तकनीक तो बहुत व्यापक है, बस एक पहलू में महारत हासिल करना ही काफी है। लिन परिवार के एक बुजुर्ग ने भी यही बात दोहराई। यहाँ तक कि वे बुजुर्ग भी, जो लिन परिवार और शेन तू परिवार के बीच विवाह के पक्ष में नहीं थे, शेन तू नानतियान के प्रति काफी उत्साहित थे। आखिरकार भविष्य का कोई भरोसा नहीं कर सकता। होने वाले इस रिश्तेदार को नाराज करना बिल्कुल भी समझदारी भरा कदम नहीं था। चाय सत्र के एकांत कोनों की तुलना में लिन परिवार के उच्च वर्ग के लोग सम्मान की सीटों पर बैठकर शेन तू नानतियान से लगातार बातचीत कर रहे थे। इसी वजह से शेन तू नानतियान स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान आकर्षित करने लगे। निस्संदेह उन्हें इस चाय सत्र का मुख्य अतिथि कहा जा सकता है।
शेनतू परिवार की ओर से उच्च वर्ग के कुछ वरिष्ठ सदस्यों का इरादा शेनतू नानतियान को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करना था। यदि लिन परिवार के बुजुर्ग शेनतू नानतियान को स्वीकार कर लेते हैं तो यह विवाह स्वाभाविक रूप से सफल होगा। चाय सत्र के 1 घंटे बीतने के बाद शेनतू नानतियान खड़े हुए और बोले, सभी को नमस्कार। ये वीरान स्वर्ग तकनीक का चाय सत्र पहला सभी के लिए अपने वीरान स्वर्ग तकनीक के ज्ञान का आदान प्रदान करने और साथ मिलकर उसमें सुधार करने के लिए है। दूसरा, ये लिन परिवार को ये साबित करने के लिए है कि मेरे शेनतू कुल के पास वीरान स्वर्ग तकनीक के स्वीकार्य स्तर हैं। चूंकि अब तक लगभग सभी का पेट भर चुका है तो क्यों न मेरे शेनतू कुल के कुछ बच्चों को मंच पर कुछ कौशल दिखाने का मौका दिया जाए ताकि थोड़ा मनोरंजन हो। जैसे ही शेनतू नानतियान ने ये कहा, उन्होंने अपनी आंखों से इशारा किया और बाहरी क्षेत्र में बैठा शेनतू नानतियान का एक बच्चा उछलकर चौक के बीच में आ गया। वह लगभग 16 वर्ष का लग रहा था और शेनतू परिवार की वर्दी पहने हुए था। वह बेहद खुशमिजाज प्रतीत हो रहा था। सभी वरिष्ठगण और वीरगण, मैं शेनतू जून हूँ और इस वर्ष 17 वर्ष का हो गया हूँ। मैं शेनतू कुल के निर्जन स्वर्ग गुरु शेनतू यानफेई का प्रत्यक्ष शिष्य हूँ। आज जब सभी विशेषज्ञ यहाँ चाय सत्र के लिए एकत्रित हुए हैं तो मैं कुछ तरकीबें दिखाना चाहता हूँ। आशा है कि इससे अन्य लोग भी बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे। कृपया मेरी कमियों को क्षमा करें। जैसे ही शेनतू जून ने बोलना शुरू किया, एक झटके में जादू की तरह उसके हाथ में एक वीरान हड्डी प्रकट हो गई। वहां मौजूद सभी लोग वीरान स्वर्ग तकनीक के विशेषज्ञ थे। दूर से देखने पर लोगों को पता चल रहा था कि वह वीरान हड्डी किसी सामान्य वीरान जानवर की हड्डी मात्र थी। कई 17 वर्षीय डेसोलेट हेवन मास्टर के प्रशिक्षुओं के लिए एक सामान्य डेसोलेट हड्डी को नियंत्रित करना उनकी प्रतिष्ठा में गिरावट थी। हालांकि केवल इसे नियंत्रित करके कुछ शानदार प्रदर्शन करना भी आंखों के लिए एक अद्भुत अनुभव था। ऊपर शेनतू जून ने जोर से आवाज लगाई और उसकी अंतरस्थानिक अनुभूति से एक निर्जन स्वर्ग तकनीक डिस्क सरणी प्रकट हुई। इसके बाद शेनतू जून ने अपने हाथों से मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक जादुई मुद्राएं हवा में नाचती हुई उसके द्वारा भेजी गईं। तुरंत ही शेनतू जून द्वारा उस निर्जन हड्डी की ऊर्जा को तेजी से निकाल लिया गया। शेनतू जून अपनी गति का प्रदर्शन कर रहा था। वह सामान्य निर्जन हड्डियों से बहुत जल्दी ऊर्जा निकाल सकता था। उसके हाथ में मौजूद निर्जन हड्डी से लगभग 30 सेकंड में ही सारी ऊर्जा खत्म हो गई। ये वीरान हड्डी धूसर सफेद रंग की हो गई और शेनतू जून ने इसे लापरवाही से फेंक दिया। एक झटके में अपनी सारी पहचान खो चुकी वह निर्जीव हड्डी जमीन पर गिरती हुई मिट्टी की टाइल की तरह चकनाचूर हो गई। और इसी क्षण शेनतू जून ने और भी मोहरे बनाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद हवा में नाच रही उजाड़ शक्ति धीरे धीरे प्रतीकों का रूप लेने लगी। ये प्रतीक चिन्ह शेनतू जून के पूर्ण नियंत्रण में थे, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में पक्षियों का झुंड उड़ रहा हो। एक साथ शेनतू जून ने अपना हाथ हिलाया और सभी मंत्र एक साथ उड़ने लगे, जैसे 100 पक्षी हवा का अनुसरण करते हैं। विभाजित करना। शेनतू जून ने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया और वे मंत्र तुरंत अलग हो गए। ऐसा लगा मानो वह अपने ही मुखों को निर्देशित कर रहा हो। कुछ चिन्ह मछलियों के झुंड की तरह एक समान ढंग से हिलने लगे। यह एक बेहद खूबसूरत दृश्य था। अच्छा, बहुत बढ़िया। आसपास के मंडप में शेनतू परिवार के वंशज और शेनतू परिवार के वंशजों के साथ गठबंधन में शामिल अन्य वंशों के डेसोलेट हेवन मास्टर के शिष्यों ने शेनतू जून के लिए तालियां बजाना और उनका उत्साहवर्धन करना शुरू कर दिया। शेनतू जून की विधि स्पष्ट रूप से निर्जन अस्थि अवशेषों को परिष्कृत करने की तकनीक नहीं थी। ये केवल ऊर्जा को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता और मुहर निर्माण तकनीकों को प्रदर्शित करने का एक तरीका था। यह महज दिखावा था। जाहिर है, किसी निर्जन अस्थि अवशेष को वास्तव में परिष्कृत करने के लिए कोई भी इतने दिखावटी लेकिन अप्रभावी तरीकों से मंत्रों को नियंत्रित नहीं करेगा। सम्मान की सीटों पर बैठे शेनतू परिवार और लिन परिवार के उच्च वर्ग के लोग प्रदर्शन देखते हुए हल्के से सिर हिला रहे थे। हालांकि सुजी और सन जैसे उजाड़ स्वर्ग के स्वामी के मन में ऐसे विचार नहीं थे। ये दो वंशों के बीच विरासत की लड़ाई थी। इसके अलावा दोनों पक्षों के उजाड़ स्वर्ग के स्वामी हमेशा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, इसलिए उनमें से कोई भी हीन महसूस नहीं करना चाहता था। लिन परिवार के एक निर्जन स्वर्ग के गुरु बुजुर्ग ने बाहरी घेरे में बने एक मंडप की ओर देखा और सिर हिलाया। इसके बाद बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक चौक पर कूद पड़ा। उसने मुट्ठी जोड़कर कहा, मैं लिन युए हूँ, लिन परिवार के वीरान स्वर्ग के गुरु लिन फेंगलान का प्रत्यक्ष शिष्य। मेरी उम्र भी 17 वर्ष है। भाई शेनतू का प्रदर्शन देखकर मुझे कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मेरे मन में भी उत्साह जागा और मैंने आप लोगों के साथ जुड़ने का फैसला किया ताकि मैं सबके चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। जैसे ही लिन यू ने बोलना शुरू किया, उसने पहले से तैयार की हुई एक निर्जन हड्डी निकाली। अपनी पूरी गति का उपयोग करते हुए उसने निर्जन हड्डी से निर्जन शक्ति को निकाला। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से मुद्राएं बनाई और निर्जन शक्ति को मंत्रों में परिवर्तित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मंत्रों का एक समूह हवा में उड़ने लगा। अध्याय 389। मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। लिन यू की मुहरें शेनतू जून की मुहरों के समान थी, क्योंकि वे आकार लेने लगी और विभिन्न रूपों में बदलने लगी। ये सीलें कभी उड़ते हुए बाज की तरह दिखती थी तो कभी कभी दौड़ते हुए निर्जन जानवरों की तरह। जब शेनतू जून और लिन यू की जादुई मुहरें एक दूसरे के करीब आती थीं, तो वे टकराती थीं और चिंगारियों में तब्दील हो जाती थीं। पेंग पेंग पेंग। आपस में टकराने के बाद कई रूनिक मुहरें चकनाचूर हो गईं। वीरान स्वर्ग के स्वामी बनने के लिए प्रतिस्पर्धा के कई तरीके थे। ये केवल ये देखने तक सीमित नहीं था कि कौन उच्च गुणवत्ता वाले वीरान अस्थि अवशेष को परिष्कृत कर सकता है। उदाहरण के लिए, रूनिक मुहरों के टकराव से यह निर्धारित होता था कि किसकी रूनिक मुहरें अधिक शक्तिशाली हैं, और यह बेहतर ऊर्जा नियंत्रण और उच्च श्रेणी की वीरान अस्थियों के उपयोग से तय होता था। शेनतू जून और लिन यू की जादुई मुहरें आपस में टकरा रही थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था और अपनी हर चाल चल रहा था। शेनतू जून और लिन यू के चेहरे ठंडे पसीने से भीग गए थे और एक के बाद एक कई जादुई मुहरें धूल में तब्दील होती जा रही थी।
स्पष्ट था कि इस तरह के मुकाबले ने उनकी मानसिक शक्ति को बुरी तरह से कमजोर कर दिया था। हर जादुई मोहर का विनाश उनकी आत्मा पर गहरा आघात था। यह समझना आसान था कि लगातार होने वाली टक्करों का उनकी मानसिक शक्ति पर क्या असर पड़ेगा। चटकने की आवाज, उनके जादुई चिन्ह हवा में आतिशबाजी की तरह फूट पड़े और लगभग 30 सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और हवा में मौजूद सभी जादुई चिन्ह फट गए। लिन यू कुछ कदम पीछे हटा और लड़खड़ाते पैरों के कारण जमीन पर गिर पड़ा। इस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह पसीने से तरबतर था। स्पष्ट था कि वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता था। शेन तू जून की हालत भी लिन यू से कम नहीं थी। वह भी अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया ताकि वह जमीन पर न गिर जाए। इससे ऐसा लग रहा था कि वह लिन यू से ज्यादा संयमित था। हाँ, छोटे भाई लिन का ऊर्जा नियंत्रण बुरा नहीं है, तुमने लगभग मेरी सारी जादुई मोहरें उड़ा ही दी थी। हालांकि शेन तू जून पसीने से तरबतर था, फिर भी वह गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथ फैलाए और लोगों को दिखाई दिया कि उसने अभी भी उनमें 2 जादुई मोहरें पकड़ रखी थी। हालांकि इन दोनों जादुई मोहरों में चमक की कमी थी और वे किसी भी क्षण टूट सकती थी, फिर भी इसका मतलब यह था कि शेन तू जून लिन यू से थोड़ा बेहतर था। दिलचस्प, चौक के बाहर कई निर्जन स्वर्ग मास्टर के शिष्य चिल्ला रहे थे। ये लोग शेंतु परिवार के कबीले से या शेंतु परिवार के कबीले के गठबंधन से थे। लिन परिवार के उच्च अधिकारियों के लिए यह मामला कुछ खास मायने नहीं रखता था, क्योंकि यह तो बस कनिष्ठों के बीच श्रेष्ठता साबित करने की प्रतियोगिता थी। वहीं लिन परिवार की युवा पीढ़ी के डेसोलेट हेवन मास्टर के शिष्य अपना गुस्सा दबा रहे थे। शेन तू जून के हाथों में जादुई मोहरें और उसका घमंडी चेहरा देखकर वे और भी क्रोधित हो गए। छोटे भाई लिन यू, कितना अफसोस की बात है। हाँ, बस थोड़ा सा चूक गए। सभी कनिष्ठ शिष्यों को उस पर तरस आता था। निर्जन स्वर्ग के गुरु के शिष्य का प्रदर्शन स्थिर नहीं होता था। लिन युए और शेन तू जून के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर यह दर्शाता था कि उनकी क्षमता लगभग समान थी। कभी कभी केवल थोड़ी सी किस्मत ही विजेता का फैसला कर देती थी। मुझे इसे वापस जीतने दो, लिन जून नाम के एक युवक ने कहा और चौक पर कूद गया। मैं लिन जून हूँ, लिन परिवार के स्वर्ग गुरु फुशेन का प्रत्यक्ष शिष्य। मेरी उम्र 16 वर्ष है। क्या शेन तू परिवार के वंश में कोई ऐसा वीर है जो मेरे साथ मंच पर प्रदर्शन करना चाहेगा? मंच पर आने वाला हर युवा नायक अपना नाम, उम्र और अपने गुरु का नाम बताता था। मंच पर आए सभी लोग प्रत्यक्ष शिष्य थे। यद्यपि प्रत्यक्ष शिष्यों का दर्जा व्यक्तिगत शिष्यों से थोड़ा कम था, फिर भी वे उतने बुरे नहीं थे। शेन तू जून बहुत थका हुआ था, इसलिए वह वहां से चला गया था। स्वाभाविक रूप से वह चौक में नहीं रुक सकता था। लिन जून का सामना शेन तू परिवार के बाहरी तबके के एक अन्य शिष्य से हुआ। लिन जून के पास वाकई में पूंजी थी, तभी तो उसने द्वंद्व युद्ध जीता। इतना ही नहीं, लिन जून ने शानदार जीत हासिल की। वह शेन तू जून की तरह नहीं था, जिसने बड़ी मुश्किल से लिन युए को हराया था। जीतने के बाद भी लिन जून में कुछ ताकत बची थी। इससे लिन परिवार की युवा पीढ़ी को कुछ हद तक सम्मान वापस पाने का मौका मिला। दरअसल लिन परिवार की युवा पीढ़ी जानती थी कि शेन तू परिवार की विरासत में डेसोलेट हेवन तकनीक का ज्ञान उनसे कहीं अधिक गहरा था। हालांकि युवा शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा में वे वास्तव में हार नहीं सकते थे। लिन परिवार की युवा पीढ़ी में तो छुपे हुए शेर और छिपे हुए अजगर भरे पड़े हैं। ये लिन जून वाकई में बुरा नहीं है। सम्मान की सीटों पर बैठे शेन तू नानुतियान ने मुस्कुराते हुए ये कहा। उनका लहजा किसी बड़े द्वारा अपने कनिष्ठ को सलाह देने जैसा था। मुकाबले का यह तरीका बहुत धीमा है, क्यों न हम सामूहिक मुकाबला करें? शेन तू नानुतियान के बोलते ही उन्होंने चुटकी बजाई। शेन तू परिवार ने पहले ही 13 से 18 वर्ष की आयु के कुल 32 युवा शिष्यों को तैयार कर लिया था। वे आगे बढ़े और चौक की ओर चल पड़े। वीरान स्वर्ग के 32 शिष्य शेन तू परिवार की पारंपरिक वर्दी पहने हुए थे। वे चौक पर एक पंक्ति में खड़े थे और उनका दृश्य प्रभाव काफी प्रभावशाली था। यह उद्धरण चिन्ह शेन तू परिवार के कबीले द्वारा अचानक इतने सारे युवा नायकों को सामने लाते देख लिन परिवार के निर्जन स्वर्ग के स्वामी अचानक असहाय महसूस करने लगे। चूंकि 32 लोग एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए वे आमने सामने मुकाबला करेंगे, जिसके लिए लिन परिवार से 32 लोगों की आवश्यकता थी। कई निर्जन स्वर्ग के गुरुओं ने तुरंत अपने शिष्यों को शेन तू परिवार के कबीले से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उपयुक्त लोगों का चयन करने का आदेश दिया। ये 32 लोग स्पष्ट रूप से शेन तू परिवार के कुलीन वर्ग के नहीं थे और वे शारीरिक शक्ति के मामले में अपेक्षाकृत सामान्य थे। यदि वे एक विशिष्ट योद्धा दल को भेजते तो इस समूह युद्ध को जीतना कोई समस्या नहीं होती। हालांकि शेन तू परिवार के कबीले में अभी भी कई विशेषज्ञ थे जो ऊपर नहीं गए थे, इसलिए इसका परिणाम उनकी पूर्ण पराजय होगा। शाम की हवा वाले मंडप में जहां यी यून मौजूद थी, लिन युआन को सन उपनाम वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से एक संदेश मिला जिसमें उसे इस समूह युद्ध में भाग लेने के लिए कहा गया था। ये लोग कोई खास नहीं है। हमें असाधारण शक्ति वाले शिष्यों को भेजने की जरूरत नहीं है। हमें बस कुछ सामान्य शिष्यों को भेजना है जो इनकी उम्र के बराबर हो। लिन युआन ने शाम की हवा वाले मंडप में खड़े होकर कहा। सामूहिक मुकाबले के बाद मानसिक शक्ति का काफी हद तक क्षय हो जाता था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से भविष्य की प्रतियोगिताओं को प्रभावित करता था। इसलिए असली विशेषज्ञों को बाहर नहीं भेजा जा सकता था। बड़े भाई, क्या मुझे जाना चाहिए? छोटी लिन किंग ने उत्साहित लेकिन घबराई हुई आवाज में पूछा। लिन युआन ने लिन किंग पर एक नजर डाली। हालांकि लिन किंग की डेसोलेट हेवन तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी, फिर भी अपनी उम्र के हिसाब से वह कमजोर नहीं थी, क्योंकि वह अभी युवा थी। आखिरकार वह उसकी छोटी बहन थी और साथ ही उनके गुरु की निजी शिष्या भी। इसलिए उसे इस अराजक सामूहिक युद्ध में भेजना प्रतिभा को एक तुच्छ कार्य में बर्बाद करना होगा। कोई जरूरत नहीं है। हमें और आपको मंच पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रतिभा की बर्बादी होगी। शेन तू परिवार की 13 साल की प्रतिभाशाली लड़की के मंच पर आने का इंतजार कीजिए, तब आप जा सकते हैं। अभी हमें बस कुछ ऐसे लोगों को भेजना है जो अपेक्षाकृत ठीक ठाक हो।
लिन युआन ने शाम की हवा वाले मंडप में मौजूद लोगों को देखा और उनकी ताकत का आकलन करने के बाद उनकी उम्र की तुलना की। तुम और तुम। लिन युआन ने कुछ लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा और उसकी नजर ही उन पर पड़ी। चाय सत्र की शुरुआत से ही युवा पीढ़ी के अन्य निर्जन स्वर्ग गुरु के शिष्य देखते हुए टिप्पणी करते थे और दूसरों की तकनीकों की खूबियों को सीखते हुए अपनी तकनीकों से उनकी तुलना करते थे। हालांकि ये यून चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और यह पता नहीं था कि उसे कुछ पता भी था या नहीं। समूह युद्ध शुरू होने ही वाला था, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लिन युआन जानती थी कि यून सूजी का नामात्र का शिष्य था। हालांकि नामात्र के शिष्यों को वैद्य के समान दर्जा दिया जाता था, लेकिन आखिर वह सूजी ही तो थे, इसलिए ये यून संभवतः उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकता था। मैं 4 लोगों को चुनना चाहता हूँ। चुन की संख्या कम है तो तुम जाकर बाकी की संख्या पूरी क्यों नहीं कर देते? लिन युआन ने ये यून से कहा, ये सोचते हुए कि यह यून के लिए मंच पर जाने का एक अवसर है। ये तो सबको पता ही था कि वीरान स्वर्ग की तकनीक की चाय की बैठकों में अधिकांश युवा शिष्यों को कभी मंच पर जाकर प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका नहीं मिलता था। ये यून की ताकत को देखते हुए शायद उसे मंच पर जाने का मौका ही न मिले। और उस अराजक समूह मुकाबले में भले ही उसकी क्षमताएं कमजोर हो, फिर भी वह मंच पर बुरी तरह नहीं हारेगा और न ही उसकी हार इतनी स्पष्ट होगी। कमजोर लोगों के लिए मंच पर जाने का ये सबसे अच्छा मौका था। छोटे भाई यून, लगता है आपको मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सीलिंग की कुछ तकनीकें आती हैं। हालांकि आपकी प्रगति थोड़ी धीमी है, पर कोई बात नहीं। इस ग्रुप मैच के लिए बस अपने मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का इस्तेमाल करें। आपको बस रक्षात्मक रहना है, आक्रमण नहीं करना है। लिन युआन ने ये यून को युद्ध रणनीति के बारे में कुछ सुझाव दिए। 2 महीने पहले जब ये यून पहली बार लिन परिवार में आया था, तब उसने सूजी से मिस्टिक क्रिस्टल हैंड और स्मॉल थाउजेंड सील सीखी थी। मिस्टिक क्रिस्टल हैंड के अपने पहले प्रयास में ही उसने 50 से कुछ अधिक रूनिक सील को पूर्णता से पूरा कर लिया था। कुछ ही महीनों पहले इस तकनीक के संपर्क में आए एक निर्जन स्वर्ग तकनीक के प्रशिक्षु के रूप में ये उनका परिणाम चमत्कारों में भी चमत्कार कहा जा सकता है। हालांकि किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि ये यून एक नौसिखिया था जिसने कुछ ही महीनों पहले डेसोलेट हेवन तकनीक सीखी थी। सभी का मानना था कि ये यून सिर्फ शेखी बघार रहा था। इस विचित्र व्यक्ति और उससे जुड़ी रहस्यमयी बातों का जिक्र मामूली बातचीत में ही होता था और आमतौर पर मजाक का विषय बन जाता था। यही घृणा अधिकांश लोगों में थी, क्योंकि दूसरों का मजाक उड़ाने से उन्हें अच्छा लगता था। हालांकि कुछ दिनों बाद इस मामले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर एक मजाक को कुछ ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, बार बार सुनने पर उसका मजा किरकिरा हो जाता है। बाद में ये यून एकांतवास में प्रशिक्षण लेने चला गया और ऐसा लगा जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। किसी ने भी उस नामात्र के शिष्य पर ध्यान नहीं दिया जिसे सूजी ने मनमर्जी से अपने शिष्य के रूप में शामिल कर लिया था। इस बच्चे की किस्मत वाकई अच्छी है। आमतौर पर मिस्टिक क्रिस्टल हैंड जैसी तकनीक का प्रदर्शन कोई नहीं करता। हालांकि एक अव्यवस्थित समूह मुकाबले में ये ज्यादा ध्यान खींचने वाली नहीं होगी। अन्य युवा शिष्यों ने चुपचाप लिन युआन के कार्य से सहमति जताई। निर्जन स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र में इतने सारे गुरुओं के सामने मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना एक अनमोल अनुभव था। बहुत से लोग ऐसी संभावना को पाना चाहते थे। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस मामले में ये यून ने लापरवाही से अपना सिर हिलाया और बेपरवाही से कहा, तुम्हें कोई और ढूंढ लेना चाहिए, मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह अध्याय 390 पंचमौलिक अस्थि संरचना। क्या कोई दिलचस्पी नहीं? लिन युआन को लगभग लगा कि उसने गलत सुना है। डिसोलेट हेवन तकनीक की चाय सत्र का उद्देश्य डिसोलेट हेवन तकनीक में प्रत्येक परिवार के कबीले के कौशल को प्रदर्शित करना था और यही युवा नायकों के लिए प्रदर्शन करने का एक मंच था। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रदर्शन में उत्कृष्ट हो जाता है तो इससे न केवल प्रसिद्धि मिलती है बल्कि परिवार के उच्च वर्ग का ध्यान भी आकर्षित होता है। तब वह और भी अधिक संसाधनों का आनंद ले सकता है और उसका भविष्य समृद्ध हो सकता है। यह एक ऐसा अवसर था जिसे पाने की कई लोग इच्छा रखते थे, जहां वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें। फिर भी जब लिन युआन ने जानबूझकर ये यून के लिए ऐसा अवसर तैयार किया तो उसका जवाब था कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई युआन, उस बच्चे को नजरअंदाज कर दो। जब वह जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा तो क्यों ना मुझे जाने दो। लिन परिवार के एक बच्चे ने स्वयं आगे आने की पेशकश करते हुए हंसते हुए कहा। लिन युआन ने सिर हिलाया और समझ गया कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है और अगर वह आगे बढ़ा तो उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यह देखकर लिन युआन सचमुच अवाक रह गया। जब ये यून मिस्टिक क्रिस्टल हैंड सीख रहा था तब वह बड़े दिखावे से पेश आता था, लेकिन अब जब असली चुनौती आई तो वह पीछे हट गया। ऐसे व्यक्ति को तो हर कोई नीचा समझता है। ठीक है, अब आपकी बारी है। लिन युआन ने स्वयं आगे आने वाले लिन परिवार के बच्चे की ओर इशारा किया। इसके बाद शाम की हवा वाले मंडप से 4 लोग चौक में कूद पड़े। अन्य पवेलियनों से भी 28 लोग आए थे। इस प्रकार लिन परिवार की ओर से कुल 32 लोग आए। 32 बनाम 32 के मुकाबले के साथ बड़ा अराजक मुकाबला शुरू हुआ। निर्जन स्वर्ग तकनीक में होने वाले द्वंद्वों के कारण दृश्य अत्यंत सुंदर प्रतीत होता था। निर्जन स्वर्ग तकनीक में प्रतिस्पर्धा करने वाले केवल 2 व्यक्ति ही हवा में उड़ते हुए जादुई चिन्हों के विस्फोट के कारण आतिशबाजी जैसा मनमोहक दृश्य उत्पन्न कर देते थे। अब चौक पर 64 लोगों की चकाचौंध से आसमान जगमगा उठा, जिससे ये पूर्व में सूर्योदय के समय की सुबह की चमक से भी अधिक सुंदर लग रहा था। आसपास की सीटों पर बैठे कई लोग जो पहली बार डेसोलेट हेवन तकनीक से होने वाली सामूहिक लड़ाई देख रहे थे, बार बार प्रशंसा करने लगे। इसी क्षण शेंतु नानुतियान के पीछे एक युवक के होठों पर शरारती मुस्कान फैलने लगी। ये युवक उन 3 लोगों में से एक था जिन्होंने शेंतु नानुतियान के साथ सम्मान के पदों तक पहुंच बनाई। उसका नाम सोन जियू था, जो सोन परिवार में जन्मा था, जिसका शेंतु परिवार के साथ गठबंधन था। शेंतु नानुतियान के साथ सम्मान के पदों तक पहुंच पाना स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह निर्जन स्वर्ग तकनीक में निपुण था।
कुछ देर बाद चौक पर मौजूद 64 लोगों के बीच हुई लड़ाई का नतीजा धीरे धीरे सामने आने लगा। इस भीषण युद्ध में जादुई मुहरें और भी अधिक हिंसक रूप से फट गईं। इसका मानसिक बल पर और भी गहरा प्रभाव पड़ा। जो लोग कमजोर थे वे तुरंत ही युद्ध से बाहर हो गए। एक के बाद एक शिष्य पीले चेहरों के साथ दम तोड़ते चले गए, जिससे चौक में खड़े लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। धीरे धीरे हवा में उड़ती हुई जादुई मुहरें कम होती गईं, प्रकाश की किरणें भी धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। इस युद्ध का अंतिम परिणाम कुछ अप्रत्याशित था। अंत में लिन परिवार के 2 शिष्य चौक के बीच में खड़े रह गए। हालांकि उनके हाथों में बहुत कम जादुई मुहरें बची थीं, फिर भी वे विजयी हुए। लिन परिवार की युवा पीढ़ी ने ऐसा परिणाम देखकर उत्साह महसूस किया। लिन परिवार ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की। बहुत अच्छा, दिलचस्प। हालांकि शेनतू परिवार की विरासत में डेसोलेट हेवन तकनीक को अधिक मजबूत माना जाता था, लेकिन लिन परिवार ने अब तक 3 में से 2 मुकाबले जीत लिए थे, जिससे इस मैच को जीतना और भी महत्वपूर्ण हो गया था। लिन परिवार के युवाओं को मंच के नीचे सम्मान की सीटों से जयकार करते देख सोन जियू ने शांत भाव से कहा, युवा स्वामी नानटियन, लगभग समय हो गया है। अब 2 राउंड हारने के बाद हमने अपनी औपचारिकता दिखा दी है। चलिए इस व्यर्थ के तमाशे को यहीं समाप्त करते हैं। शेनतू कुल इस निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय बैठक के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था। न केवल शेनतू कुल के लोग बल्कि उनके सहयोगी भी उपस्थित थे। ये कहा जा सकता है कि वहां हर तरह के वीर मौजूद थे। इसके अलावा अद्वितीय महारानी की प्राचीन विधि को परिष्कृत करने के लिए शेनतू कुल के पास अभी भी कई गुप्त तकनीकें थीं। यदि वे इन गुप्त तकनीकों का प्रदर्शन करते तो सभी चौंक जाते। इन परिस्थितियों में शेनतू कुल निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय बैठक में निस्संदेह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा, और इस चाय बैठक के माध्यम से विवाह का मामला सुलझने की 80-90% संभावना थी। चूंकि परिणाम पहले से ही तय था, इसलिए शेनतू नानुतियान को लिन परिवार को जीतकर थोड़ा आनंद लेने देने में कोई आपत्ति नहीं थी, ताकि वे ये सोच सके कि उनके परिवार की डेसोलेट हेवन तकनीक शेनतू परिवार की तकनीक के बराबर थी। ऐसा करने का फायदा ये हुआ कि ऊपरी तौर पर शेनतू परिवार ने खुद को समेट लिया और जानबूझकर लिन परिवार की कुछ प्रतिष्ठा बचा ली। शेनतू नानुतियन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और अंत में धीरे से सिर हिलाया। हाँ, सोम जियू मुस्कुराए और तैरते हुए बादल की तरह चौक पर उछल पड़ी। वह बैंगनी रंग के वस्त्र पहने चौक के बीचों बीच सीधा खड़ा था। मैं सोम जियू हूँ, इस साल मेरी उम्र 16 साल हो गई है। मैं सोम परिवार का बच्चा हूँ और मैं शेनतू परिवार की 1000 हाथों वाली दादी का गुप्त शिष्य भी हूँ। सोम जियू के बोलते ही लोग अनायास ही सम्मान के आसनों की ओर देखने लगे। सम्मान के आसनों पर एक चांदी जैसे बालों वाली बूढ़ी महिला बैठी थी, जिसके हाथ में अजगर के सिर वाली छड़ी थी। वह शेनतू कुल के वर्तमान मुखिया की बड़ी बहन थी। शेनतू कुल की वीरान स्वर तकनीक से संबंधित मामलों में वह अग्रणी थी और उसे 1000 हाथों वाली दादी के नाम से जाना जाता था। इस निर्जन स्वर तकनीक की चाय साधना के लिए 1000 हाथों वाली दादी ने एकांतवास अपनाया था। ऐसा शेनतू नानुतियान को अपना प्रदर्शन करने देने के लिए किया गया था। हालांकि भले ही ये दादी ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन सूजी समेत लिन परिवार के निर्जन स्वर के सभी गुरु इस बूढ़ी दादी से सावधान रहते थे। क्या ये व्यक्ति 1000 हाथों वाली दादी का गुप्त शिष्य है? ये सुनकर लोग दंग रह गए। सोम परिवार का शेनतू परिवार से हमेशा से ही मैत्रीपूर्ण संबंध रहा था। उन्हें शेनतू परिवार का छोटा भाई माना जाता था। जब सोन परिवार के बच्चे निर्जन स्वर तकनीक में अपनी प्रतिभा साबित करते थे, तो शेनतू परिवार के निर्जन स्वर गुरु उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते थे। और इस सोम जियू ने 1000 हाथों वाली दादी का स्नेह प्राप्त कर लिया था। तथाकथित गुप्त शिष्य का अर्थ था कि वह 1000 हाथों वाली दादी का अंतिम शिष्य था। सोम जियू को शिष्य बनाने के बाद 1000 हाथों वाली दादी ने फिर कभी किसी और शिष्य को शिष्य नहीं बनाया। इसलिए सोम जियू 1000 हाथों वाली दादी का सबसे युवा शिष्य था। मार्शल आर्ट की परंपरा में एकांतवास में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिष्यों का विशेष महत्व था। वास्तव में ये किसी शीर्ष निजी शिष्य होने से कम महत्वपूर्ण नहीं था। सब लोग। सोम जियू ने चौक के बीच में मूर्ति जोड़कर आसपास मौजूद दर्शकों की ओर इशारा करते हुए कहा, लिन परिवार का वीरान स्वर्ग तकनीक में स्तर वाकई बुरा नहीं है, लेकिन शेनतू परिवार की तुलना में। उद्धरण चिन्ह। सोम जियू मुस्कुराए और आगे कुछ नहीं बोली। हालांकि उसका इरादा स्पष्ट था। लिन परिवार के कई लोगों ने ये सुनकर भौहें चढ़ाई, क्योंकि उन्हें ये शब्द अच्छे नहीं लगे। वह खुद को क्या समझता है? वह तो सिर्फ 16 साल का लड़का है, उसे लिन परिवार की डेसोलेट हेवन तकनीक की समीक्षा करने का अधिकार कैसे हो सकता है? सोम जियू ने आगे कहा, शेनतू परिवार अपनी निर्जन स्वर तकनीक के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, और इस पीढ़ी में इसने और भी ऊंचाई हासिल कर ली है। हो सकता है कि कुछ बाहरी लोगों को यह बात पता न हो। असल में सभी जानते हैं कि यह निर्जन स्वर तकनीक का सत्र शेनतू परिवार की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। मैं, सोम जियू, बहुत सीधी बात करने वाली इंसान हूँ। चूंकि यह अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए है, तो मुझे बस एक ही बात कहनी है, मैं दूसरों को तब तक हराऊंगी जब तक वे आश्वस्त न हो जाएं। दरअसल शेनतू कुल के इस विवाह प्रस्ताव से लिन परिवार को बहुत बड़ा अवसर मिला है। एक बार यह प्रस्ताव साकार हो जाए तो लिन परिवार को एक अद्वितीय महारानी प्राप्त होगी और अतुलनीय लाभ मिलेंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मामला सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ा है। 2 साल से इसमें देरी हो रही है और अब तक ऐसा लग रहा है कि शेनतू कुल लिन परिवार से विनती कर रहा है। हमने अपना रुख नर्म कर लिया है, फिर भी लिन परिवार हमें शत्रुता की नजरों से देखता है। यहाँ तक कि हमारी निर्जन स्वर तकनीक पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चूंकि आपको संदेह है, इसलिए मैं वही वाक्य दोहराऊंगा, दूसरों को तब तक पीटता रहूंगा जब तक वे आश्वस्त न हो जाएं। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, इसलिए बेझिझक मुझे चुनौती दे। सोम जियू के ये शब्द कहते ही चौक में गूंज उठे। लोग ये सुनकर क्रोधित हो गए। इस लड़के के बाल भी अभी पूरी तरह से नहीं बढ़े थे, फिर भी इतना घमंडी कैसे हो गया?
ये जानना जरूरी था कि निर्जन स्वर्ग तकनीक की लड़ाइयों में मानसिक शक्ति का बहुत अधिक उपयोग होता है, इसलिए एक के बाद एक लोगों से लड़ना संभव नहीं था। मार्शल आर्ट के मुकाबले में कुछ लोग अपनी सहनशक्ति के कारण 4-5 मैच जीत सकते हैं, लेकिन डेसोलेट हेवन तकनीक के मुकाबले में केवल 2 मैच लड़ना ही बहुत मुश्किल होता है। सोंग जियू को ये कहने का अधिकार किसने दिया? वो तो बस सोन परिवार का एक सदस्य है और उसका गुरु शेंतु कुल की 1000 हाथों वाली दादी है। वो तो बस एक कनिष्ठ है। अपनी हैसियत के बावजूद वह ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या वह शेंतु कुल का प्रतिनिधित्व कर सकता है? लिन परिवार के किसी सदस्य ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, लेकिन उसके बगल में बैठे किसी व्यक्ति ने कहा, दरअसल वह ऐसा कर सकता है। वह शेंतु परिवार से नहीं है, इसलिए उसे अपनी बात कहने में संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बाहरी और कनिष्ठ दोनों है। वह अभी जो कह रहा है वही शेंतु परिवार के लोग सोच रहे हैं। शेंतु परिवार के उच्च अधिकारी बस उसके मुखपत्र का इस्तेमाल कर अपनी बात कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उनमें से कई लोग जानते थे कि शेंतु परिवार वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं था। शेंतु परिवार चाहता था कि लिन परिवार जल्द ही अपना निर्णय ले। ये बच्चा बहुत ही घमंडी है। शाम की हवा वाले मंडप में लिन युआन पहला व्यक्ति था जो चुपचाप नहीं बैठ सकता था। सोंग जियू 16 वर्ष की थी, बिल्कुल उसकी ही उम्र की, इसलिए वह लड़ाई में आगे बढ़ सकती थी। जैसे ही सोंग जियू ने लिन युआन की निगाहों को भांप लिया, वह मुड़ी और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी। सोंग जियू का चेहरा शांत और सौम्य था, लेकिन उसके होंठ हल्के से हिले और लिन युआन के कानों में एक आवाज गूंजी, ऊपर आ जाओ कचरे। क्या? ये सुनकर लिन युआन के दिल में क्रोध भर आया। सोंग जियू ऊपर से तो बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन उसके कहे शब्द अपमानजनक थे। लिन युआन का चेहरा उतर गया जब वह चौक पर उछलकर खड़ा हो गया। लिन परिवार के सन वानहाई के निजी शिष्य लिन युआन, 16 साल के हो चुके हो, देखते हैं तुम्हारी प्रतिभाएं क्या है। लिन परिवार के शिष्यों को सोंग जियू का व्यवहार कुछ ज्यादा ही दबंग लगा। क्या वह सचमुच अकेले ही उन सबको चुनौती देने की सोच रहा था? डेसोलेट हेवन तकनीक के मुकाबले में टैग टीम लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो सोंग जियू का आत्मविश्वास कहां से आया? सोंग जियू ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को पोंछते हुए धीरे से मुस्कुराया और एक वर्गाकार डिस्क सरणी और कुछ वीरान जानवरों की हड्डियों को बाहर निकाला। इन हड्डियों को 5 अलग अलग रंगों में विभाजित किया गया था, सुनहरा, हरा, नीला, लाल और गहरा पीला। 5 प्रकार की हड्डियों से उजाड़पन की प्रबल शक्ति का उत्सर्जन हुआ। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, 5 तत्वों की शक्तियां। वहां मौजूद सभी लोग विशेषज्ञ थे, इसलिए वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि इन 5 प्रकार की वीरान हड्डियों के भीतर निहित वीरान शक्तियों में 5 तत्वों की शक्तियां शामिल थीं। सोंग जियू ने अपने हाथ फैलाए और बिखरी हुई हड्डियां चारों दिशाओं में उड़कर सोंग जियू के चारों ओर बीच में स्थित डिस्क सरणी के पास आकर गिरी। बिखरी हुई हड्डियां एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित थीं, मानो वे अब एक संपूर्ण इकाई बन गई हो। यह मेरी पंचम तत्वीय अस्थि सरणी है। ये सभी मैंने बनाई है। यदि आप इस अस्थि सरणी से 30% से अधिक विवशता की शक्ति निकाल लेते हैं तो मैं हार जाऊंगा। वीरान स्वर्ग तकनीक के 3 चरणों में से पहला चरण वीरान हड्डियों से वीरान शक्तियों का निष्कर्षण था। सोंग जियू ने इन निर्जन हड्डियों का उपयोग करके एक सरणी बनाई थी, लेकिन ये निर्जन हड्डियां अभी भी निर्जन स्वर्ग तकनीक की सामग्री थी। इससे ऊर्जा निकालना सरणी को तोड़ने के बराबर था।